हूँ कभी, what do you see कि businessman को यहाँ पे how they can help government in improving business? First of all, thanks for the question. It's really an honor to be here. Some of my very dear friends are इस पे बड़े अच्छे तरीके से कमाल साहब ने आपसे शुरू। लेकिन जहाँ तक बिजनेसेस का ताल्लुक है ना, अभी रिसेंटली एक सेशन ACC ने किया था CPEC, हासिल साहब आए हुए थे जो प्रोजेक्ट मैनेजर, तो वहाँ पे यही बात हो रही थी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के बगैर मॉडर्न इकोनॉमी में कोई भी इनिशिएटिव मुकम्मल तौर पे सक्सेसफुल नहीं हो सकता। अच्छा, जहाँ तक बिजनेसेस की ताल्लुक है, वो बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं। हमारे पास इस तरह के ग्रेट बिजनेसमैन हैं, कमाल साहब ने अभी शेयर किया, फ्यू मंथ्स बैक हमारी मीटिंग में ये बातचीत भी हुई थी, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी इन्हें कहा मैन्युफैक्चरिंग करने वाला वाकई बड़ा बहादुर है आजकल के हालात में जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। तो बिजनेसेस तो कर रहे हैं, बट एक चीज़ याद रखें, बिजनेस डज नॉट मीन चैरिटी। बिजनेसमैन तब आगे आके कोलैबोरेट कर सकता है जब आप उसको वो एवेन्यूज, वो फैसिलिटी मुहैया करें। अगर आप उसको वो एवेन्यू नहीं मुहैया कर रहे, इट्स अ ग्लोबल विलेज नाउ, बाकी इकोनॉमीज बेहतर अपॉर्चुनिटी दे रही है, तो एक खास हद के बाद उसके लिए पॉसिबल नहीं रहता कि वो मौजूद। एक हमारी यहाँ पे बात हो रही थी बजट के हवाले से, ये इसी से मैं लिंक करने वाला पॉइंट, जब तक हम बेसिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं करेंगे, जब तक टैक्स पेयर बिलखसूस बिजनेसमैन का अपनी हुकूमत और अपनी टैक्सेशन अथॉरिटी पे ये ट्रस्ट नहीं होगा कि उनको हैरेस नहीं किया जाएगा, उनको फेयर और इक्विटी के साथ ट्रीट किया जाएगा, क्लैरिटी ऑफ लॉज होगी, एक फेयरनेस और सिंप्लिसिटी के साथ कवानीन लेग आउट किए जाएंगे, तब तक बिजनेसेस के लिए बहुत मुश्किल होगा। Even its present environment में, I am part of my process, so I know last लाहौर चैम्बर के जो बजट प्रपोजल थे ACC ने साथ कोलैबोरेट करके भेजे थे, कमाल साहब उस वक्त कमेटी के हेड थे, तो डिफरेंट हमने गवर्नमेंट को प्रपोजल किए थे कि आप ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करें, इसके नतीजे में ये इंडस्ट्री जो है फायदा उठाएगी और बिजनेसमैन यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, जिससे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, इकोनॉमी का साइज बढ़ेगा। जब केक का साइज बढ़ेगा तो आपको जो पीस कट करके रेवेन्यू में मिल रहा है वो ऑटोमेटिकली बढ़ाओ। आप एग्जिस्टिंग केक छोटा सा आपने पेस्ट्री लिया है, उस पेस्ट्री को आधा काट के आप खा लें, दैट वुड नॉट बी सफिशिएंट। उसकी बजाय अगर आप उसको ग्रो करके एक बड़े केक में कन्वर्ट कर लें तो उसका आप 1/4 हिस्सा भी ले रहे हैं, दैट वुड बी मच बिगर। सो अगेन आपके सवाल का जवाब ये है कि देयर आर मेनी एवेन्यूज जिस पे बिजनेसमैन सपोर्ट कर सकते हैं, नई टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स में कर सकते हैं, अपनी लेबर को ट्रेन करके गवर्नमेंट के साथ डिफरेंट इनिशिएटिव्स किए जा सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए जरूरी ये है कि एक एप्रोप्रिएट पॉलिसी और एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है। बिल्कुल सही आपने कहा, इसमें केक बिगर होना चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट शायद इतनी पेशेंट नहीं है कि वो उस केक बनने का इंतजार करे। मुझे कहता है कि जितनी टाइम मिल रही है मैं उसको। अच्छा सर, इसका भी वेरी क्विक कमेंट, ये आपने बिल्कुल सही किया। जब भी हम बात करते हैं बजट प्रपोजल में, यही आर्ग्यूमेंट हमें आगे से मिलती है कि जी व्हाट अबाउट द रेट, व्हाट अबाउट द इमीडिएट लॉस। तो आई डू रिमेंबर इवन हमारे करंट बजट प्रपोजल में भी और लास्ट बजट प्रपोजल में, इवन पंजाब के में हमने बड़ा एक ACC की तरफ से उन्हें बहुत बेसिक चीज सजेस्ट की थी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कि ठीक है, आपको अगर थ्रेट है ना कि इन पॉलिसीज से रेवेन्यू में शॉर्टफॉल होगा, तो आप कोई एक सेक्टर, कोई उस सेक्टर का छोटा सा टाउन उठा लें जहां से मिनिमल रेवेन्यू, वहां पे आप पायलट प्रोजेक्ट की बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर लें। सारा इंटेलिजेंस या अकाउंटिंग बॉडीज, बिजनेसमैन कह रहे हैं ये करें, आप कहते हैं नहीं इसमें नुकसान होगा। ऐसा पायलट प्रोजेक्ट करके देखते हैं, नुकसान होगा तो मटीरियल नहीं होगा, हमारी भी तसल्ली हो जाएगी, हम दोबारा आपको तंग नहीं करेंगे, और अगर आपको वाकई बेनिफिट आ जाता है तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। ये तो कौन सी गवर्नमेंट या तो पहले साल करती है, करती जाते हुए तो बड़ा मुश्किल होगा। पहले साल डेमोन्स्ट्रेशन की थी, पहले साल से दे रहे हैं। इसमें हमारे जो FDR के अबाउट इनहेरेंट, आई थिंक वैसे में शुरू में जैसे हमने जिक्र किया था, इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट है। FDR शुड बी रेवेन्यू कलेक्शन एजेंसी, नॉट पॉलिसी मेकिंग इंस्टीट्यूशन। तो उसकी वजह से वहाँ से कोई भी चीज
वो रिफॉर्म एंड इम्प्रूवमेंट की है। तो जिसको पॉलिसी मेकिंग में आपने डाला हुआ है वही इलेक्शन में भी है, तो वो कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं बनाएगा जिसमें कल को उसकी एफिशिएंसी के ऊपर आरोप आए कि इलेक्शन नहीं है। इसी को आगे देते हुए अवैध साहब ने जैसे जिक्र किया था कि टैक्स अथॉरिटीज, और अगर आप टैक्स नेट में आ जाए तो कहते हैं कि जनाब टैक्स वाला तो तेल निकाल दे, रिफंड हो तो कोई भी हाथ नहीं डालता कि जनाब सरकार से रिफंड लेना, और रेफर्ड रेवेन्यू सेल्स सेक्शन भी वहां पड़ा हुआ है, इससे बड़ा क्यू एंड कराए कि जनाब ये वापस करें। वैसे आपसे एक मेरा कंसर्न है इसी पे कि जब टैक्स रेगुलेटर जो है वो बिजनेसमैन की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी जो सबमिट होती है वो उसको भी डिस्कार्ड करते हैं, चाहे वो ऑडिट हो चाहे वो अनऑडिटेड, स्पेशली ऑडिटेड। तो इसमें एज अकाउंटिंग पॉलिसी या अकाउंटिंग बॉडी, व्हाट रोल वी कैन प्ले बेटर in safeguarding the businessman and making taxpayer, जो taxation officer है, उसकी भी कॉन्फिडेंस बूस्ट रहे कि जनाब इंफॉर्मेशन आई है बस बेहतर। ये डेफिनेटली बहुत बड़ा चैलेंज है जो हमारा, यदि ये पर्टिकुलरली ऑडिटेड अकाउंट्स का जो वो ऑडिट कर रहे होते हैं दोबारा, और उसके अंदर भी उनका अपना एक वे होता है वो करने का, वो सारी चीज़ हो रही होती है। और यदि हम कई दफा कहते हैं यानी बोर्ड के अंदर जब भी हमारी ऑडिट वगैरह की बात हो तो हम उन्हें कहते हैं कि आप हमें कोई एक ऑडिट दिखा दें जिसमें आपने डिक्लेयर एक्सेप्ट किया, और हम ये गारंटी से कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बिजनेसेस हैं जो अपने ट्रू एंड फेयर अकाउंट्स पेश कर रहे हैं, यानी उनका नंबर एक रीजनेबल नंबर है। ये नहीं, हमारे सोसाइटी का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है अनडॉक्यूमेंटेड सोसाइटी, और जो हमारी इकोनॉमी साइज जो हमारी डॉक्यूमेंटेड है और अनडॉक्यूमेंटेड का साइज बड़ा है एज कंपेयर टू डॉक्यूमेंटेड। अब वो एक प्रेसिडेंस उठाता है टैक्स वाला अनडॉक्यूमेंटेड का और उसको अक्रॉस द बोर्ड अप्लाई करने की कोशिश करता है डॉक्यूमेंटेड के ऊपर। आप जरा पॉलिसी का आलम देखें, यानी हमारे यहाँ इन्होंने अब डिवीजन कर दी, एलटीयू क्रिएट किया, आरटीओ क्रिएट किया, एंड देन बीटीबी का यूनिट है जिसे कहता हूँ ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस। सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट जो कंप्लायंस चेक की जाती है और डाउट किया जाता है वो एलटीयू के टैक्स पेयर्स के ऊपर किया जाता है, जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, सबसे ज्यादा उनकी ऑथेंटिक बुक्स है, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स ड्यूली ऑडिटेड है, सब कुछ है। क्योंकि उसका हर साल तकरीबन हर टैक्स पेयर का अमेंड भी होता है, 161 का ऑडिट भी होता है, सारी चीजें होती है। ठीक है, उसके बाद आप आरटीओ की रेशियो उठाएं तो आपको नजर आएगा कि वो कॉर्पोरेट कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, आरटीओ बिल कम होगा और बीटीबी का लेवल कम होगा। तो हम तो बिल्कुल रिवर्स मैकेनिज्म पे चल रहे हैं फ्रैंकली, कि जो सबसे ज्यादा टैक्स पे करता है उसके ऊपर सबसे ज्यादा शक किया जाता है। ये जो आपका अकाउंटिंग वाला प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हम उसके ऊपर सबसे ज्यादा, क्योंकि हम शक नहीं कर रहे होते, एक्चुअली हम अपना रेवेन्यू टारगेट को देख रहे होते हैं अंदर से कि यार यही से पैसे जो हमें सबसे ज्यादा आ सकते हैं। तो वो एक जब तक वो हम इनकी परफॉर्मेंस को, यदि हम ये रिफंड वाला जैसे इशू आप आ रही, रिफंड में क्या प्रॉब्लम है कि मैंने 100 कलेक्ट किया, 10 कलेक्ट रिफंड दे दिया तो मेरी परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली 90 हो, हालांकि रिफंड इशू किया है तो मैंने तो काम किया उसके लिए, तो मेरी परफॉर्मेंस में नेगेटिव कैसे मार्किंग होगी। तो रिफंड को तो जब तक आप डीअटैच नहीं कर लेते परफॉर्मेंस तो वो उस वक्त तक रिफंड नहीं इशू होंगे, जो मर्जी कर, कि जब तक उसकी परफॉर्मेंस में रिफंड को पॉजिटिव इंडिकेटर दिखाया जाए कि उसने गवर्नमेंट की ऑब्लिगेशंस को क्लियर कर दिया। सिमिलरली आप उसकी जो परफॉर्मेंस है, मतलब उसको बजाय इसके कि सिर्फ एक रेवेन्यू का मैयर से हटा के आप उसकी ओवरऑल परफॉर्मेंस की, उसने ऑडिट किया, ऑडिट के बाद उसने जितनी एडिशंस की उसमें कितनी सस्टेन कर दी और कितनी अपील्स में जाके खत्म हो गई, कोई भी नहीं देखता। पहली दफा हिट लगाते हैं, टैक्स कलेक्ट करने की बात होती है, तो उसलिए जब तक ये परफॉर्मेंस इंडिकेटर आप नहीं बदलेंगे, ये अकाउंट्स की रिलायबिलिटी, ये सारी चीजें कुछ नहीं, ईमानी नहीं रखती, क्योंकि उसने तो पैसे इकट्ठे करने का। हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स ऑफिसर्स के भी यहाँ मैयर नहीं होते। वो एक दफा ऑर्डर कर देता है, बाद में कल को जितना भी रिवर्स हो जाता है वो उसके डीसीआर में कोई मेंशन नहीं, बाद में तो देखते कोई बाद में। इसके ऊपर हर दफा प्रपोजल्स जाती हैं, कहा जाता है। आमिर साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आईसीएमए पीपी प्रपोजल्स भेजता है, तो ये इस किस्म की प्रपोजल्स जब इन बॉडीज, प्रोफेशनल बॉडीज की तरफ से जाती हैं, तो ये क्या वजह है कि ये क्यों नहीं एक्सेप्ट की जाती? इसमें मतलब कुछ अर्सा पहले तक तो बड़ा अच्छा और बड़ा अप्रिशिएबल, हमारी पहली जो बुकलेट हमने जिस वक्त भेजी
سلیم مانڈی والا صاحب کی طرف سے ہمیں اپریسیشن کا لیٹر ملا. ابھی لاسٹ ٹائم ہم نے وہ ہائی لائٹس کے حوالے سے بات کی. ایون ہمارے پاس گورنر سندھ آئے ہوئے تھے, آلسو پولیٹیکل فگر, وہ بھی پوسٹ بجٹ میں جب بات کر رہے تھے ہائی لائٹس کے حوالے سے ہم نے ان کو بات کرتے ہوئے دونوں چیزیں دی کہ یہ پری بجٹ کا کتابچہ تھا سر, اور یہ ہم ہائی لائٹ کو ہم نے تھوڑا سا مختصر کر کے 10-12 صفحات میں بنایا ہے. اچھا وہ وہاں جتنی دیر بیٹھے تھے اس کو پڑھتے رہے, اور اس کے بعد اپنی اسپیچ میں بھی انہوں نے اس چیز کا اظہار کیا کہ یہ جو ساری چیزیں بتائی گئی ہیں یہ مور اور لیس سب پروفیشنل باڈی اور تمام چیمبرز کی ایک مشترکہ آواز ہے, اور اس کے اوپر ہمیں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمیں اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے. انہوں نے کچھ تھوڑا سا ٹائم کے ایشوز وغیرہ کی بات کی. اس وقت تھوڑا سا پہلے تک ہم جس وقت یہ جو ابھی ٹیکس ریفارم کمیشن وغیرہ یہ بھی آپ مطلب ہم لوگ جانتے ہیں کہ یہ بھی تھوڑا پیچھے تھا کہ ہم اس بارے میں بات کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ یار یہ کوئی چیز ہونی چاہیے جو ان کو ریگولرائز کروا سکے. تو ابھی مطلب ایک ہمارا ایوولوشن کا تھوڑا سا سلسلہ چل رہا ہے جس میں کہ تھوڑا پہلے اتنا جتنا پیس مشرف گرا میں ہم نے دیکھا اتنا اسٹڈی نہیں ہے. جس وقت ہمارا اکاؤنٹنٹ جنرل, آڈیٹر جنرل اور وہ جو پوری ہماری فائنینشیل کی کٹی تھی اسٹیٹ بینک ریگولیشن کے ساتھ, سب کچھ ایک ہی جگہ پڑا ہوتا تھا. پھر ففرا کا پروجیکٹ چلتا ہے, وہ سیگریگیٹ کرتا ہے سب چیزوں کو, فیبس کا کنسپٹ دیا جاتا ہے, اس میں تھوڑا آڈیٹڈ کے ساتھ ساتھ پروویژنل اکاؤنٹس بھی ڈالے جاتے ہیں, اس میں سب اپروپریشنز بھی گورنمنٹ ڈال رہی ہے اس لیول پہ. تو تھوڑا ایس سی سی پی کا سی ایل اے سے رول چینج ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے. The day is not too far, I believe کہ جب یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ ایف بی آر کے حوالے سے ہمارے پاس ایک سیگریگیٹڈ قسم کی باڈی سامنے ریگولیٹر کے طور پہ ضرور آئے گی, جو ہمارا ایک بڑا درینا سی خواہش ہے اور خواب ہے, تاکہ بندے کے پاس جا کے ہم اگر اس کو یہ بتائیں کہ ایسا ہونا چاہیے تو وہ ہمیں اپنے مطلب آگے سے پرابلمس نہ بتائے. پرابلم ابھی اتنا زیادہ بتاتے ہیں نا کہ آپ کی بات مان لیں گے تو 4 ٹریلین کا بجٹ کیسے بس آپ ان کا فوکس سارا ادھر ہے نا. مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ 4 ٹریلین اور وہ مطلب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ڈیش بورڈ سامنے رکھ کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کے اوپر اگر ڈیلی آپ نے ٹک ٹک ہوتے ہوئے وہ دیکھنی ہے تو وہ جو مطلب جھنکار ہے ڈالر گرنے کی وہ نہیں پھر کسی سنا دے گی نا آپ کو کچھ اور. لیکن آپ کو تھوڑا سا آلٹر کرنا ہوگا اپنا ایٹیٹیوڈ, آپ کو تھوڑا سا اس طرف جانا ہوگا کہ آپ ایک ریگولرائز فریم ورک کے اندر چلیں, ایک فوکس بنا کے اس چیز پہ تمام لوگ زور دیں کہ ہمیں ٹیکس اکٹھا کرنا ہے. وہ جو ہراسمنٹ کی بات ہو رہی ہے, وہ جو ریڈ ٹیپزم ہے لمبا سا, وہ جو ایز آف بزنس کے انڈیکس سے ہمیں آؤٹ کر دیتا ہے, ان سب چیزوں کے بغیر بھی تو دنیا سروائیو کر رہی ہے. بہت زیادہ دور مطلب بہت ایڈوانس میں نہ جائیے اگر, تو یہ قریب میں جنہوں نے بورڈ کر کے ساری چیزیں جی سی سی کنٹریز وغیرہ نے رکھی ہیں, دبئی کین گیو یو اے گڈ ایگزامپل. سنگاپور کا اگر ٹیکس کا آپ اٹھا کر دیکھتے ہیں وہ کتنے بڑے اسٹیچوز ہیں, کیا کیا اس کے اندر لکھا ہوا ہے, کچھ بھی ایسا نہیں. آپ نے سوچا کہ اچھا وہ پورا بنا کر گیا تھا ٹیکس کی کتابیں, اس کو دوبارہ سے بدلنے کی ضرورت ہے, تو آپ نے آسٹریلیا سے 2001 میں نیا مان. تو یہ اس کو اس مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے کی ہمیں ضرورت ہے نا. اب مطلب اس طریقے سے اس کو آگے لے کر چلیں. اب ہم جو چیز کرنے جا رہے ہیں وی اسٹک ود دس. نمبر 1 تھنگ سسٹینیبلٹی آف دا پالیسی از دا مسٹ. میرا پہلی فیئر نہیں چل رہا ہے کہ جو بات کیونکہ ہم یہ اتنے سب دوست اکٹھے ہوئے ہیں یہ کتنی دیر سروائیو کرے گی. ہم نے دیکھا نا کہ ایک بہت بڑے پروونس نے 3 ماہ کا بجٹ دیا. وٹ ڈز اٹ مین؟ ایک کہتا ہے میں نے دیا ہی نہیں ہے. اب آپ دیکھیں پنجاب اور سندھ کو نکال دے پیچھے کیا ہے. اس کے بعد فیڈرل کے پاس مطلب جو امینڈمنٹ ہوئی ہے, اس کے بعد آپ کے پاس اگر پروونسز اس طرح سے چل رہے ہیں, فیڈرل کس بات کے لیے پورا مطلب ایک اینول لے کر آیا, تو وہ کیسے اس پورے کو سروائیو بھی کروائے. تو فیڈرل کی اور پروونشل کی آپس میں پالیسیز بہت بڑا فائنانس منسٹر ہمارے کہتے ہیں کہ جی پروونسل سے ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے رجسٹریشن ٹیکسز کم کریں. اپریشیبل یہ چیزیں ہیں سر کہ جس جگہ پہ مطلب میں نے پچھلے دنوں نے ایک سی پیک کی مطلب ہو رہی تھی انٹرنیشنل ایک کانفرنس, تمام پرائم منسٹر وہاں پہ اکٹھے تھے 2 دن کے لیے, بڑی زبردست ہوئی. پرائم منسٹر پہنچے. اچھا آئی لائک جو چیز اپریشیبل ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ وہاں پہ سب لوگوں نے آ کے کسی ایک نے بھی دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کی کوشش نہیں کی. اینڈ دس واز ریئلی ہارٹننگ کہ چلے کوئی تو ایک کاز ہے جو کامن ہے سارے, جس کے بارے میں جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر سارے بات کر رہے ہیں. ہمارا جس وقت مطلب پروفیشنل رول کا ابھی یہاں پہ بھی ایک سی پیک کا کوشچن ہے. ہم نے یہ کہا تھا کہ آپ اس کی سی پیک کی ایڈوائزری کاؤنسل بنا دیں, اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک رول رکھیں, بزنس مین کو اس میں جوائنٹ وینچرز کی طرف لے کے جائیں. بہت اچھا ہے جب ہم ابھی بزنس پڑھ نہیں رہے تھے اور کمپنیوں کے بارے میں دیکھ رہے تھے تو ہم دیکھتے تھے کہ جو ہمارے
बॉर्डर के पार से इश्तिहारात आते थे, वो बिरला यामाहा था, वो टाटा के साथ कुछ और लगी हुई चीजें थी, हीरो होंडा होता था, नहर पेप्सी थी। उन्होंने अगर इन सारी चीजों से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया ओवर द पीरियड, अब वो उसको टेक ऑफ कर गए, अब वो निकल गए। हम अगर उस तरह वापस जाने के चक्कर में पड़ गए, और ये मतलब जो सीपैक में मतलब अभी तक चीजें बहुत ज्यादा सामने नहीं है, डूबियस है, इनको कोई काउंसिल बना के स्टेक होल्डर्स को लाइमलाइट में रख के सब चीजों को सामने लाया जा सकता है। नॉट अ बिग डील। आपके अगर मुफादात बहुत अच्छे से चल रहे हैं, सब कुछ हमारा उनके साथ अलाइन है, तो हमें बिल्कुल कोई इसमें दो राय नहीं होनी चाहिए कि हम उसको पब्लिक के साथ शेयर करें, स्टेक होल्डर्स को बताएं, अपनी बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में दें। ये सीपैक की आपने बात की, मैं आपसे सीपैक वैसे आपने अभी अपने कमेंट में कहा कि डॉलर चलेगा, उसके साइडों पे भी जो चीजें गिरी होंगी लगी होंगी, वो भी अगर गिरेंगी तो इंडस्ट्री हमारी बंद हो जाएगी। तो लोकल बिजनेस कम्पिटिटिवनेस जो है वो सीपैक के हवाले से इस बजट में कितने कंसर्न्स एड्रेस हुए हैं? A very good question. But before that, I'd like to remark about the mission. As Sada, Amit Sada, आपके जो फंड की केसेस नहीं हो रहे हो हमें देख। On the other hand, no doubt ACCS का बहुत बड़ा प्रोपोनेंट रहा है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के बगैर पॉसिबल नहीं कि आप टैक्स बेस बड़ी कर सकें या इकोनॉमिक एक्टिविटी। As far as your exact question, CPEC is concerned, ये again public trust के साथ what I found is what Kamal Saab and Amir Saab has also mentioned, there is an extreme lack of information, whatever the reason, बहुत ज़्यादा छुपा के रखी है और उसके नतीजे में एक बहुत ज़्यादा अनअवेयरनेस हमेशा खौफ को, एम्बिग्विटी खौफ को जन्म देती है और उसके नतीजे में ये क्रिएट कुछ वैलिड कंसर्न है और होने चाहिए। बिजनेस सोच रहे हैं कि जब इतनी चीप प्रोड्यूस मुल्क से गुजर रही होगी, लोकल मार्केट में भी जाएगी तो हम क्या करें। मेरे जो इंट्रैक्शन में चाइनीज इन्वेस्टर्स से या सीपेक से रिलेटेड लोगों थे, तो जो इंफॉर्मेशन उन्होंने हमसे शेयर की है उसके मुताबिक तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट कि बाकायदा इकोनॉमिक जोन्स लगने हैं अलॉन्ग द रूट ऑफ सीपेक और इन जोन्स के अंदर लोकल ओनरशिप अभी उसकी प्रोपोर्शन नहीं तय थी, लेकिन मस्ट हो। चाइनीज भी आके कह रहे हैं वो तो उसमें एक लोकल प्रोपोर्शन लाजमी होगी, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। अच्छा, सीपेक के हवाले से आप एक चीज और भी देखिए, हम ये जो सारी बातें कर रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर हम ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करें ना, ये 200 मिलियन 500 मिलियन 1.5 अरब 500 अरब, लेट मी से दिस, दीज आर पीनट्स। मैं अब आपके सामने मुस्तकबिल का एक नक्शा खींच दूं 1 मिनट में, आप सब लोग विजुअलाइज करें। इंशाल्लाह सीपेक मुकम्मल हो, यहाँ से रीजनल ट्रेड शुरू हो गई है, सारा सामान गुजर है, अब उसके कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे, किसमें होंगे? अपकमिंग टेक्नोलॉजी या ब्लॉकचेन, मोस्ट सिक्योर। आपके यहाँ तो अभी कोई कानून नहीं है कि ब्लॉकचेन है क्या, इसको रिकॉग्नाइज क्या करना है, टैक्स ट्रीटमेंट तो छोड़े, दूर की बात है, क्या करेंगे? इंडिया में कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं, आगे आगे बॉर्डर पे कस्टम पे पहुंचे, दूसरे मुल्कों से सामान आ रहे हैं, वहाँ AI मशीन लर्निंग फास्ट ट्रैक उन्होंने रखा हुआ है, ठक 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 कंसाइनमेंट क्लियर होते आ रही है। आपने इधर वही पुराने 2 बंदे कस्टम के बिठाए हुए हैं, चले बड़ी तरक्की कर ली, लैपटॉप दे दिया पुराने कंप्यूटर के बजाय, उस पर लगे हुए हैं, बैकलॉग क्रिएट हो रहा है, 6 महीने बाद वो हाथ जोड़ के कहेंगे अल्लाह का वास्ता हमारे हवाले करो, फिर हम कहेंगे वो चाइना से आ गए, टेक ओवर। अगर आप खुद को अपग्रेड नहीं करेंगे तो वैक्यूम नहीं रहेगा, वैक्यूम विल बी हियर। इसी तरह आप आगे सोचें, पेमेंट्स होनी, if not majority, at least some payment would definitely be in cryptocurrencies. I know it's a hot topic, दोनों इस पे आर्ग्यूमेंट है, लेकिन दुनिया के 7 मुल्क जो है वो अपनी करेंसी लॉन्च कर चुके हैं, 14 मुल्कों ने प्लान अनाउंस कर दिए। हमारा एक बड़ा सिमिलर सिचुएशन थी विद रिगार्ड टू वेनेजुएला। हमारा एक बहुत फेमस इंसिडेंट हुआ था, आपने से अक्सर लोगों को याद होगा, रेकॉर्ड न्यूज में काफी आया था, सुप्रीम कोर्ट में भी गया था, तो वहां पे गवर्नमेंट ने ये आर्ग्यूमेंट दी थी कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं, रिसोर्सेज ही नहीं, तो हम कहां से निकालते, इसलिए हमने इस टर्म्स पे ये कॉन्ट्रैक्ट देना हमारी मजबूरी। सेम सिनेरियो, इवन वर्स, वाज फेस्ड बाय वेनेजुएला। सैंक्शंस लगी हुई थी, इन्वेस्टर्स कोई नहीं थे, पाकिस्तान प्लस वर्स सर्कमस्टांसेस, हम पे एटलीस्ट कभी ओपनली कोई सैंक्शंस नहीं। वेनेजुएला ने क्या किया, they worked out, okay, these are the upcoming technology,
हम क्यों ना इसको इस्तेमाल करके अपने मसले का हल निकालें। उन्होंने अपनी नेशनल क्रिप्टो करेंसी लॉन्च की पेट्रो, और जो उसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक था कि इसको बैक क्या कर रहे हैं, कौन सी चीज इसको बैक करेंगे, उन्होंने कहा ये हमारे जितने ऑयल के रिजर्व है ना इसको बैक करें। विद इन डेज हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस दे सेट अप देयर नेशनल कॉर्पोरेशन, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, तेल की ड्रिलिंग शुरू हुआ। अब ये बताएं कि हम क्यों नहीं ये कर सकते फॉर आवर गोल्ड रिजर्व, फॉर आवर अनमाइंड गोल्ड, ऑल द नेचुरल रिजर्व, टेक्नोलॉजी को यूज करें। हमारी प्रॉब्लम क्या है, छापा खाना आता है तो हम कहते हैं नहीं इसको यूज नहीं करना। 200 साल बाद जब दुनिया आगे निकल जाती है हम पीछे ट्रेन का धुआं पकड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लाउड स्पीकर आता है हम कहते हैं इसको बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना। 200 साल गुजर जाते हैं तो उसके बगैर हमारा काम नहीं होगा। लेकिन फायदा उसने आपको तब देना है जब वो आ रहा है। 200 साल बाद दुनिया कहीं और पहुंच चुकी होगी, एंड यू विल बी प्लेइंग अप द कैचअप गेम। Having said that, in upcoming or at the moment जो मौजूद है गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजीज के साथ, सेकेंडली हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट वॉच करना है, और उसके लिए बिजनेस कम्युनिटी, तमाम अकाउंटिंग बॉडीज, ACC, ICAP, ICMAP, तमाम चैम्बर, टैक्स बार हाथ मिला के एक ज्वाइंट आवाज उठाएंगे तो उसका असर होगा। देखिए सीपेक जितना हमारे लिए वाइटल है ना, इससे ज्यादा ये चाइना के लिए वाइटल। इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, डिफेंस, इसकी बहुत इम्प्लीकेशन है। ACC ने पहला सेशन किया था सीपेक पे, उसकी रिकॉर्डिंग यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, MFP सब पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। एक चीज मैं सिर्फ आपको मैं एक मिसाल देता हूँ टू पुट थिंग्स इन योर पर्सपेक्टिव। सीपेक का इनिशियल एस्टिमेट था $46 बिलियन। हमारे पॉलिसी मेकर ने ऑरेंज लाइन दूसरे प्रोजेक्ट, मैं इस पे कमेंट नहीं करता इंटेंशन क्या थी, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना था या कोई और थी, लेकिन उन्होंने इंसिस्ट किया कि इन प्रोजेक्ट्स को डालें। चाइनीज ने डाला, 46 से वो 69 बिलियन तक पहुंच गए। दैट इज कमिंग इन। और एंड टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव ऑफ दिस अमाउंट, ऑल्दो ये सारी इन्वेस्टमेंट तो नहीं है बिकॉज चाइनीज भी बहुत सिक्रेटिव है, एंड वी नो नाउ कि सम ऑफ देम आर सर्टेनली लोन्स। चाइनीज क्लेम करते हैं कि लो कॉस्ट है, सर्टेन सेगमेंट कहते हैं हाई कॉस्ट है। गवर्नमेंट क्योंकि रिवील नहीं कर रही तो वी कांट से विद सर्टेनिटी के एग्जैक्ट कॉस्ट है। लेकिन 69 बिलियन इज सच अ फिगर कि पाकिस्तान में 1971 से अब तक ऑलमोस्ट 48 इयर्स जो FDI है दैट इज लेस देन 69 बिलियन। दैट इज द अमाउंट दैट इज बीइंग पम्प्ड इन द कंट्री। ये थोड़ा सा जरा नैरेटिव मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो। तो ऑब्वियसली जो आपको पैसे दे रहा होता है उसके भी इंटरेस्ट होता है, लेकिन ये आपके ऊपर होता है कि आप किसका पॉलिसी करते हैं। मुझे इसमें कोई शुबा नहीं है कि अगर हम सब एक यूनाइटेड आवाज में करें और हमारे पॉलिसी मेकर्स बात करें तो चाइना इस पे भी एग्री होगा कि अगर हाफ नहीं तो एटलीस्ट एक मेजर अब मटीरियल माइनॉरिटी शेयर जो है वो लोकल बिजनेसेस स्टेक होल्डर्स का, जिस तरह गल्फ में होता है। हम वैसी प्रैक्टिसेस नहीं कहते कि बिजनेस बिल्कुल कंस्ट्रेन हो जाए, लेकिन लोकल बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करने के लिए। अच्छा, इसका फायदा क्या होगा? जैसे आमिर साहब ने इंडिया की मिसाल दी, जब आप ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजीज और इस तरह की पार्टनरशिप करते हैं तो आप अपने लोकल बिजनेस, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाते हैं जो लॉन्ग रन में आपके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्रिएट करता है। तो सीपेक सर्टेनली आई बिलीव इज अ गेम चेंजर, इट्स अ बिग गिफ्ट, लेकिन ये हमारे ऊपर है हम किस तरह यूज करें। पहले अपने बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करना, फिर खाली सीपेक ना रहे, सीपेक तक ना सोचें, अपनी सोच को वाइड करें। ये जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं इनको आप सीपेक के साथ मिला के देखें, इनको आपने आउटसोर्स नहीं करना। यहाँ खत्म करते हुए आपसे आपकी एक बात शेयर करता हूँ, दैट इज विद अ बिट ऑफ ऑनर एंड प्लेजर। ACCA actually was honored कि ये सीपेक और अपकमिंग टेक्नोलॉजीज के proposals we are the first one जो हमने put forward किया। एंड इस्लामाबाद में एक सेशन में मेहता साहब के साथ भी ये हमने शेयर किए, एंड he certainly appraised a lot। आपका हम मिलेंगे एंड करेंगे, बट certainly वो गोइंग सेशन है, उनके अपने फंक्शंस चल रहे हैं। So hopefully the upcoming government will take these up, and I hope ICAP, ICMAP, Chamber और टैक्स बार इसमें ACCA के साथ कोलैबोरेट करेगा ताकि हम एक जॉइंट आवाज से ये चीज आगे लेके जाएं, and then the sky is the limit. Thank you, Umar, for a very elaborative, detailed CPAC discussion. So last comment, मतलब आपसे जैसे CPAC की इन्होंने बात की, तो $69 बिलियन हमारे पास आ रहे हैं जो कि पिछले 50 सालों में शायद इतना किया नहीं था, और अब ये ओवर द इयर्स इन्वेस्ट होने
जैसे बहुत से चाइनीज भी आ रहे हैं, ज़ाहिर है हम देखते हैं, और चाइनीज कंपनीज हैं वो खुद इसको शायद लैक ऑफ ट्रस्ट वाला भी एक इशू है। तो क्विक पॉइंट फ्रॉम यू कि हमारी लोकल जो इंडस्ट्री है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग, वो इससे कैसे फायदा बता सकती है? सीपैक के बारे में हम अभी जो बात हुई है उसी को I think आप 69 मिलियन की बात कर रहे हैं। एक तो लोग जो इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व है, प्रोजेक्ट में जो इसका नेक्स्ट फेज है उसके लिए दोनों गवर्नमेंट्स की बातें हो रही है, वो 125 130 बिलियन की रेंज की बात है। तो जहाँ तक अपॉर्चुनिटी की बात है तो स्काई इज द लिमिट, लेकिन चैलेंज वहीं पे है कि हम उसको कैसे अनरोल करें और उसको इम्प्लीमेंट करें कि हमारे जो लोकल बिजनेसेस हैं मैक्सिमम बेनिफिट लें, जो आपने क्वेश्चन किया है। लेकिन इसमें चैलेंज क्या है, इसमें अगर सीपैक को हम फेजेस देंगे तो जो पहला फेज है वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फेज है। इन 69 बिलियन से जैसे आपकी एसीसी की डॉक्यूमेंट में जो उसकी डिवीजन दी हुई है, तो उसमें 80% जो है ना वो एनर्जी और बाकी वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च हो रहा है। तो दैट itself is a very good opportunity to help give play as a role of a catalyst for the local industry. मैं आपको मेरा इलेक्ट्रिकल पावर केबल इंडस्ट्री ताल्लुक है, मैं आपको उसी की मिसाल देता हूँ। चुलिस्तान में हमने सोलर प्रोजेक्ट लगाया, उसकी जो केबल्स की रिक्वायरमेंट्स थी, अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा पॉलिसी लेवल पे उसका बेहतर उसको तरीके से हैंडल करती, तो हम जो मेजर केबल मैन्युफैक्चरर हैं वो सारे मिलके उनको पूरा नहीं कर पाते थे, सब ने एक्सटेंशन करने की और फैक्ट्रियां लगानी पड़ी। इसी तरह पावर प्रोजेक्ट्स मुल्क में लगे हैं, इसी तरह सीपैक के अंदर जो प्रोजेक्ट्स लगे हैं, ऑरेंज लाइन आपके अपने शहर में लगी है। गवर्नमेंट ने क्या किया, जो इस तरह के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं, दे यूजुअली ऑल ओवर द वर्ल्ड प्ले एज ए कैटलिस्ट to increase the capacity of local industry to over the economy of scale की वजह से उनकी cost बेहतर हो जाती है, and then they later on even go and they just export and और पूरी इकोनॉमी को फायदा होता है। गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने अंडर द कोर एग्रीमेंट जो उसके अंदर क्लॉज है कि आप चाइनीज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दें, which is understood। जैसे भी ये सब बात कर रहे थे कि या वैसा बात कर रहे थे पहले कि जब हमने उनके साथ वो इस मुल्क में इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस वक्त में आप इन्वेस्ट करें जिस वक्त में आपके पूरे यूरोप सारे के बैंक्स की जो आपकी क्रेडिट लाइंस थी वो भी 500-700 मिलियन डॉलर से ज्यादा नहीं थी, ठीक है। तो आपको एक मुल्क जो ना बिलियंस डॉलर्स में देगा, तो दैट्स ए पॉजिटिव थिंग। लेकिन हमने अपनी पॉलिसी को कैसे करना, दैट्स ए इट इज अ प्राइम वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। हमने उनको तो प्रेफरेंशियल दे दी। प्रेफरेंशियल क्या दी कि वो अपने मुल्क से हर चीज, वो अपने मुल्क स्पेसिफिक नहीं की इंपोर्ट की इजाजत थी, तो बाहर से कहीं से भी हर चीज बगैर कस्टम ड्यूटी के, बगैर सेल्स के ला सकते हैं फॉर ऑल द पावर प्रोजेक्ट्स, फॉर ऑल द सीपैक प्रोजेक्ट्स एंड स्पेशल प्रोजेक्ट्स जो भी हुआ था। अच्छा, अब हम पिछले 3 साल से गवर्नमेंट को ये कह रही है कि आपने उनको जो दिया, आपने ये अंडरस्टैंड करके दिया कि पाकिस्तान में कैपेसिटी नहीं है, हमने प्रोजेक्ट जल्दी कंप्लीट करने हैं, इलेक्शन आ जाना है, तो आपने उनको अलाउ किया। लेकिन द सेम टाइम इफ यू गिव अस ए लेवल प्लेइंग फील्ड, ताकि जो कैपेसिटी हमारे पास है हम कंप्लीट तो कर सकें उनके साथ। जैसे लाहौर में ऑरेंज लाइन लगी है, तो मेरा एक यूनिट जो है वो ऑरेंज लाइन से 2 किलोमीटर के फासले पे, और जो दूसरा यूनिट है वो 10 किलोमीटर के फासले पे, दोनों एंड्स ऑरेंज लाइन पे, और हमने एक मीटर भी उसमें केबल सप्लाई की। उसकी वजह ये है कि हम उनसे कम्पीट ही नहीं कर सकते, वो जीरो सेल्स टैक्स इंपोर्ट्स कर रहे हैं और हम पोर्ट पे 17% सेल्स टैक्स दे के अपना रॉ मटेरियल लेके आते हैं। तो ये एक छोटी सी मिसाल है कि कैसे हमने अपनी गलत पॉलिसीज की वजह से लोकल बिजनेसेस को बजाय इसके कि हम उनको एक कैटलिस्ट के तौर पे देते हैं,
اور وہ گرو کرتے, اس سے امپلائمنٹ جنریٹ ہوتی, اس سے اکانومی اسکیل بلڈ ہوتا, جس طرح انڈیا کی مثال دی گئی ہے. ہم الٹا لوکل بزنسز کو اور مشکل میں ڈال رہے ہیں کہ ہم جو ہمارے اپنے ملک میں, ہمارے اپنے شہر میں جو پروجیکٹ لگ رہا ہے اس پہ ہم سپلائز نہیں دے پاتے. اچھا, جو براڈر اسکیم ہے جس پہ بات کر رہے ہیں, دس از ایگزیکٹلی دا چیلنج. آپ اس کو اسکیل کریں گے تو کیا ہوگا. چائنا کا ایز آف ڈوئنگ بزنس انڈیکس پہ رینکنگ ہے 70 سے کوئی کم ہی ہے, ایگزیکٹ انگلش کو دیکھ میں نہیں آ رہے, ہماری 147 ہے. پروڈکٹیوٹی آف چائنیز لیبر میں نے فرسٹ ہینڈ ایکسپیرینس کیا ہے. ہمارا جو یونٹ میں کمیشننگ کے لیے ابھی چائنیز آتے ہیں تو جس طرح کام کرتے ہیں, ہمارا جو ورکر ہے اس سے وہ اور کچھ نہیں تو کم از کم 50% زیادہ کام کرتے ہیں ہمیں گیون ڈے. اکانومی آف اسکیل ان کے پاس اتنا ہے کہ اس وقت ان کی کوئی 200-250 تو کیبل کمپنیاں ہیں جو کہ یا تو بند ہو چکی ہیں یا منیمم پروڈکشن پہ ہیں, اور دے آر سیئنگ کہ ہمیں اور بزنس ملے, ہم پروڈکشن بڑھائیں. کیونکہ چائنا میں انہوں نے بہت زیادہ جب اپنی گروتھ کی ہو رہی تھی انہوں نے کیپیسٹی بڑھائی. اب وہ اسٹیج پہ کہ دے نیڈ مور مارکیٹس ٹو کنٹینیو جنریٹنگ آل دوز پروڈکٹس. تو اب چیلنج کیا ہے, دے وڈ وانٹ کہ ہر چیز وہاں سے آئے بیکاز دے کین پروڈیوس چیپ. ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم انویسٹ کریں ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں ایز گورنمنٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ آپ سدا ان کے ساتھ کمپیٹ نہیں کر سکتے بائی پوٹنگ بیریئرز آن آرڈیز اینڈ ایوریثنگ, کیونکہ کمپیٹیٹونیس کے بغیر کا گزارا نہیں ہوگا. ہمیں بہت سیریس ایفرٹ کرنی ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹیوٹی بڑھائیں when it comes to human resource. پھر ٹیکنالوجی کی جہاں تک بات ہے کہ ٹیکنالوجی کی یوز کریں اور اپنے انہانسمنٹس کریں. ہمارے بزنس مین میں ٹیپیکل پرابلم ہے, آپ حیران ہوں گے, مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے بعض دفعہ. ہم نے اس دفعہ جو پرائم منسٹر صاحب نے پچھلے ماہ ایک نئے پلانٹ کا افتتاح کیا کیبل مینوفیکچرنگ کا, وہ پاکستان میں پہلا پلانٹ ہے. ہم اس کو کہتے ہیں فاسٹ کیبل از دا فرسٹ کمپنی جو پاکستان میں کیبل مینوفیکچرنگ کی نئی ٹیکنالوجی لے کے آئی. لیکن ساتھ شرم آتی ہے کہ یہ ٹیکنالوجی پہلی دفعہ ڈنمارک میں 1982 میں آئی. تو 1982 سے یہ دنیا میں ہر جگہ پہ پہنچ گئی ہے, پاکستان میں 2016 میں یہ پلانٹ لے کے آئے. تو ہمارے ہاں لیول when it comes to of investment in your own business for technology enhancement بہت لو ہے, اور اس کی ایک وجہ ہے ٹیکس رجیم سسٹم. آپ پلاٹوں میں انویسٹ کرتے ہیں, آپ بزنسز کا ایک 9 out of 10 بزنس میں میں ملتا ہوں, اور ان کا پاس ٹائم یہ ہے کہ وہ ریل اسٹیٹ کھیل رہے ہیں, اور جو بزنس ہے وہ ٹھیک ہے ساتھ چل رہا ہے. اینڈ دا کمپلینس کے بزنس کو اپن کرنے کہاں دیتے ہیں, ایسا بھی ذکر کیا تھا. تو یہ بڑے دو چیلنج ہیں ٹو ایکچولی ریپ دا بینیفٹس فرام دا سی پیک, کہ ہم اپنے آپ کو بھی تیار کریں, اور گورنمنٹ کو بڑا پرو ایکٹیولی پالیسی میکنگ کرنی ہوگی ٹو میک دیٹ ہیپن. ادروائز اٹ ول بی ناٹ پاسبل ٹو آسک چائنیز کہ آپ جو چیز باہر 100 روپے کی باہر سے آ سکتی ہے وہ یہاں کی 500 روپے کی خرید کے لگائیں. They will simply say this project is no more feasible to do in Pakistan. We would rather supply directly from China to the western coast to South Africa rather than bring it manufactured in Pakistan and supply it to them. بالکل صحیح کہا آپ نے کہ پاکستان یہاں کمپیریٹیولی, تھینک یو فار دی کمنٹس, یہاں پہ مینوفیکچرنگ کاسٹ اس حساب سے ہماری بہت مہنگی ہے, اور گورنمنٹ کو اس طرف اس ڈائریکشن میں ضرور سوچنا چاہیے. گورنمنٹ بھی کچھ پالیسیز دے رہی ہے, سی پیک کے ایگریمنٹس کیے, انفلو آف انویسٹمنٹ ان پاکستان. بزنس مین کو بھی چاہیے کہ وہ اس کے ساتھ اس کو الائن کرے کمپلائنسز میں, اور میجر پلئنگ رول آف دس پروفیشنل باڈیز جو کہ بزنس مین کو زیادہ اویئر کر سکتے ہیں. جیسے ویسا آپ نے کہا کہ بہت سی اپرچونیٹیز بھی ہیں لیکن لوگوں کو ہم اویئر نہیں کرتے. منیم سلطان, لاہور ٹیکس بار پریزیڈنٹ, ویلکم ہیئر. آپ ابھی ہم نے جوائن کیا, کافی ڈسکشن ہماری ہو چکی ہے. اب کوئکلی آپ سے 2 کوشچنس میرے ڈائریکٹلی بجٹ ٹیکس سے ریلیٹڈ, کہ ایک تو جو 12 لاکھ روپے تک کی منیمم ایگزمپشن انہوں نے اضافہ ٹیکس میں کی, ایک تو وہ, اور گورنمنٹ کا ریلائنس انڈائریکٹ ٹیکسز کے اوپر بھی بہت زیادہ. تو اس میں ایز اے ٹیکس ریٹرنٹی آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں کہ جی ایک تو گورنمنٹ اپنے بجٹس پورے کر پائے گی, اور ریلائنس آف انڈائریکٹ ٹیکسز کی کنزمپشن زیادہ ہوتی رہے اور انڈائریکٹ ٹیکسز سرکار کو ملتے رہیں, کیا سرکار اس چیز میں سکسیسفل ہو سکے؟
میں پہلے اپولوجائز کروں گا لیٹ آنے کی، کیونکہ ہمارا 214 ڈی کے ایشوز چل رہے تھے، اس پہ سی آر ٹی او کے ساتھ ایگزیکٹو کی چلیے یہ بتائیں وہ کافی پازیٹیو ورک ہے نا، وہ شیئر کروں گا بعد میں آپ سے. آپ کا جو فرسٹ کوشچن تھا مجھ سے اسپیسیفک 12 لاکھ تک کا جو سلیب کر دیا گیا. ہاں دیکھیں اگر 12 لاکھ کا جس دن سلیب کیا پی ایم صاحب نے، میں تو سے پہلے یہ بات کرتا ہوں کہ الیکشن کی خاطر ایک وقتی طور پہ فائدہ نہیں دینا چاہیے. جو بھی پالیسیز ہوں لانگ ٹرم، ہم لوگ سارے یہاں پہ آپ لوگ ٹیکس لاز میں امینڈمنٹ اگر ہم کسی فارن کنٹریز میں دیکھیں کتنے عرصے میں کتنی ہوئی، ہمارے پاس کتنی ہوتی ہے. ہمارے پاس تو یہ ایک ہے وہ ٹرانزیشنل فینومنا ہے، ابرپٹ فینومنا ہے کہ جو گورنمنٹ آتی ہے اپنے مرضی کے مطابق چیزیں دیکھ کے آتی ہے. یہ اسپیسیفکلی ایسا وہ کلچر ہے جو لوگوں کے لیے جاتی ہے. اب 1.2 ملین کا سلیب لا دیا گیا، اس کی کورسپونڈنگ امینڈمنٹس جو ریکوائرمنٹ ہے سیکشن 113 کی یا سیلز ٹیکس تھریشولڈ ایشو، یا لوگوں کو یہ تو آگاہی دی گئی کہ ان کو سب نے اور فال کر جانا ہے سیلز ٹیکس رجیم میں، ان لوگوں نے ود ہولڈنگ انٹرسٹ بن جانا ہے. یہ چیز تو منظر عام پہ لائی جاتی نہیں. خود اس دن اتفاق ہوا چند آفیسرز کا جن کا میں نام نہیں کوٹ کروں گا پی آر بیٹھے، ان کو خود علم نہیں تھا کہ یہ 1.2 کا سلیب کر دیا گیا. وہ اس دن 800,000 کا سلیب کر کے آ گئے. چیزیں سوچ لی جاتی ہیں، کر لی جاتی ہیں، ان کے فال آؤٹس یا ان کی جو فیڈ بیک سب بعد میں لے جاتے ہیں. میں سب سے امپورٹنٹ بات سمجھتا ہوں کہ ہمارا یہ اے سی سی اے آئی کیپ ٹیکس بار ہے، یہ مین اسٹیک ہولڈر ہے. دیکھیے جوائنٹلی چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، ریشنلز بھی آ جاتے ہیں، اکاؤنٹنگ سائڈ بھی کور ہو جاتی ہے، سب کچھ کور ہو جاتا ہے. کبھی ان اسٹیک ہولڈرس کو لوپ پہ نہیں لے جاتا، پالیسی بنا دی جاتی ہے پھر ہم سے فیڈ بیک لے جاتا ہے. اچھا اسٹیپ ہے اگر دیکھا جائے تو بندوں کی جو ہماری لاس ریکوائرمنٹس ہیں اس کے لحاظ سے ہونا چاہیے، اس کی کورسپونڈنگ امینڈمنٹ ہونی چاہیے، پھر تو اس کا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا. ادروائز بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جو آپ منیمم ٹیکس 113 والی بات کر رہے ہیں وہ 1% کا ٹرن ٹیکس، اس سے یہ سارا بینیفٹ جو پاس آن ہوگا بزنس کو وہ تو بہت ہو جائے گا. کوئی پاس آن نہیں ہونا. میں نے دیکھا کہ میں اسٹریٹ فارورڈ بات کیا سکتا ہوں کہ یہ ایک الیکشن کا سال چڑا ہے، اس کو ایک آئی واش کیا. پہلے ہم یہی بات کرتے کہ فیئر والا ہے تو وہ کیک کے پیس کھا رہے ہیں، ابھی ان کو کچھ دن ہیں ان کے کھانے دیں. کھا رہے ہیں ہاں بھائی، کھا تو نہیں بالکل کھائیں، پر اچھی چیزوں کو کس طریقے سے دے، غلط وقت پہ غلط طریقے سے دی جا رہی ہے. ایز آف ڈوئنگ بزنس ہونی چاہیے، اپرچونیٹیز ملنی چاہیے، پر ہم دے کیا رہے ہیں؟ ہم ایکسپیکٹ بہت زیادہ کر رہے ہیں، دے کچھ نہیں. کوئکلی ایک لاسٹ کمنٹ آپ سے کہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز رائے صاحب نے بھی اپنی پریزنٹیشن میں کہا کہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہم ریلائنس کو آپ کرتے ہیں اور بہت سی کاسٹ ہے جو ہم بزنس مین کو پاس آن کرتے ہیں ٹو کلیکٹ دس آل ریونیو. پھر وہ رپورٹنگ بھی ساری کرتا ہے اور نہیں کرتا اس کے اوپر پینلٹی بھی ڈالتے ہیں. تو یہ تو آفیسر والا کام ہے جو بزنس مین کمپلائنسز میں کر رہا ہے اور پھر اس کے اوپر پینلٹیز بھی بھگت رہا ہے rather than having any good words. اس کے اوپر ٹیکس بار یا to support business ان انسٹیٹیوشنز کا کیا رول ہو سکتا ہے یا گورنمنٹ کیا کرے؟ ہاں بھائی میں سمپل بات میں میرے پریزیڈنٹ صاحب نے ویس بھائی نے جو بات کی میں اسٹریٹ میں سیکنڈ کروں گا، اس کو تو میرا کوئی کر سکتا ہی نہیں ہے. آئی واز لکی انف کہ میں جوائنٹ سیکرٹری تھا تو ویس صاحب میرے پریزیڈنٹ تھے، میں نے بہت کچھ سیکھا ان سے. سر بات یہ ہے کہ انڈائریکٹ ٹیکسز کی آپ بات کر رہے ہیں اسپیسیفکلی ان ریلیشن ٹو سیلز ٹیکس یا ود ہولڈنگ ٹیکس بہت ڈائریکٹ ٹیکسز یا انڈائریکٹ. دیکھیے ہم اس ملک میں شاید ہی یہ فینومینا جو انڈائریکٹ ود ہولڈنگ کا آیا سیلز ٹیکس میں اسی شاید ملک میں آیا ہے. اردو شاید کہیں دیکھنے کو ملے گا جو کانسیپٹ ریلیٹ ہی نہیں کرتا ویٹ کے ساتھ. ہم وہ ملک ہیں جہاں پہ 1990 میں ایک سیلز ٹیکس ایکٹ لایا گیا، 98 میں اس کو پہلے فکس ریٹ تھے پھر فلیکسیبل ریٹس پہ آگے، پھر ہم اور کلچرز پہ دیتے تھے. 75 سیکشنز کا ایکٹ ہے جو شروع سے ہی ایک پراپر ایس آر او کلچر پہ چلتا رہا. ایس آر او کلچر کیا تھا کہ ایک اسپیسیفک سیکٹر کو نواز دیا گیا، باقی سب کو انہوں نے ٹیکس کر دیا گیا. سر ٹیکس دینا ہے نہ حکومت کے لیے نہ میں نے اپنے لیے اپنے ملک پاکستان کے لیے، اور وکٹمائز ہو کے نہیں دینا. اس صاحب نے بات کی ویس صاحب نے، یہ ایک بانڈیڈ لیبر والا کلچر ہے جو بزنس مین پہ امپوز کر دیا. آپ میں اس کی اکثر جگہ ایگزامپل دے رہا ہوں کہ آپ تو بزنس مین کی بات کر رہے ہیں،
तो रेलवे के केस के मैं एग्जांपल देता हूँ कि रेलवे के कॉन्ट्रैक्टर्स की विदहोल्डिंग नहीं हुई थी, गवर्नमेंट ड्यूटी है, गवर्नमेंट का पैसा है, एफबीआर ने उनके अकाउंट रैशर में रिकवरी कर ली। जो कॉन्ट्रैक्टर्स का पैसा है जो विदहोल्ड नहीं हुआ हुआ, इससे अच्छी एग्जांपल क्या मिल सकती है आपको कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज को रैशनलाइज करने के लिए तैयार ही नहीं है। पेनल्टी से आप देखिए, जब तक बिलिंग टैक्स पे नहीं होगा और बिलिंग कलेक्टर नहीं होगा, हम ना टैक्स कल्चर को उसको डेवलप कर सकेंगे, ना इकोनॉमी को डेवलप कर सकेंगे। ना अभी तक यहाँ पे बिलिंग टैक्स कलेक्टर्स ही नहीं है, जिनकी अपनी ग्रूमिंग ही नहीं है। तो उसकी प्रमोशन हो जाएगी, इसकी टैक्स कलेक्टर की। मैंने पहले बात की, हमारा प्रमोशन से कोई ताल्लुक नहीं है, हम सब लोग पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, उनकी सिंसियरिटी नहीं है, ना वो पॉलिसीज डेवलप करके आ रहे हैं। तो यूरोपियन पॉलिसी से आप रैशनल रिजल्ट नहीं ले सकते। Thank you very much to all the panelists for very thought-provoking answers to some of very tricky questions. Now, house is open for any question answers. If anybody has any comment or question, please keep your questions short and specify to whom you want the answer. Actually, I don't have a question. Actually, I want to share something as a result of my working experience. I've been involved with many foreign companies working in Pakistan, like Chinese companies. So I learned that they have business mind. Sorry, please introduce yourself. Mohammad Awais Khan, manager, foreign compliance, MHSS. Thank you. So, पाकिस्तान में देखा जाए तो जितने भी पाकिस्तानी हम लोग हैं, हमें बिजनेस सेंस बहुत कम है, ट्रेंड टू डू बिजनेस बहुत कम है। लेकिन जो फॉरेनर्स हैं, आप उनको देखो तो उनका विजन बहुत है, वो इन्वेस्ट करेंगे ऐसी टेक्नोलॉजी में जो वर्ल्ड में भी आई ही नहीं। तो एक चीज है कि इस पर होना चाहिए। दूसरा ये है कि कहा जाता है कि पाकिस्तान में आके आपकी लेबर वगैरह की कॉस्ट कम है, ये वो बिजनेस करना चाहिए। तो मेरे ख्याल में तो ऑलरेडी लेबर की कॉस्ट जो है वो इम्प्रूव होनी चाहिए, क्योंकि वेजेस जो है वो लो है। और दूसरा ये है कि हमें अपना जो है वो विजन जो है वो डेवलप करना चाहिए, यानी ऐसे बिजनेसेस में इनकरेज करना चाहिए पब्लिक को इन्वेस्ट करने के लिए, जिनमें जाके आपकी जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स एंड स्ट्रेटजी वो अचीव हो इन टर्म्स ऑफ सी बैक एंड एवरीथिंग। Thank you for your comment. जी आप पीछे। आजकल मैं फास्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ। सबसे पहले तो मैं बहुत अप्रिशिएट करूंगी हारून आपको ये सेशन उर्दू में रखने के लिए। बचपन में मैं बहुत मार खाई अंग्रेजी पढ़ने के लिए, और जब सीखी तो पता चला चाइनीज सीखनी पड़ेगी। सर मैं एक कमेंट करूंगी। सर इरफान ने सबसे बहुत क्वेश्चंस पूछे, मेरा इनसे क्वेश्चन है। सर कमाल ने बात की कि इनपुट टैक्स जो है वो सेल्स टैक्स खत्म होना चाहिए, और फिर उन्होंने कंपोनेंट्स की बात की कि जो कंपोनेंट्स हैं वो ऐड ही नहीं किए गए जो हमारा बजट बना उसके अंदर। आपने वो बात टाल दी है कहते कि ये इलेक्शंस के ऊपर बात कर रहे हैं आप। तो पहले तो मुझे इसका से आंसर चाहिए, और दूसरा मेरा क्वेश्चन है सर वैसे इन्होंने बहुत ज्यादा बात की टैक्सेशन के ऊपर। सर क्या पाकिस्तान का इशू सिर्फ टैक्सेशन है? आपसे सिर्फ मेरा यही ओके भाई, क्विक कमेंट। अभी वहां से बात करते हुए इनपुट टैक्सेस की, तो वो दिस इज इलेक्शन ईयर और इस दफा गवर्नमेंट ने बहुत सी रोजी पिक्चर दिखाई है। एज अ बिजनेसमैन जो मान साहब का था ऑन अ सीरियस नोट कि हमारा, जैसे वैसे आपने जिक्र किया कि हमारा एक्चुअल इशू शुरू होता है प्लगिंग होना चाहिए इंपोर्ट्स पे। दैट्स वेयर द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट इज लैकिंग। इंपोर्ट के ऊपर अगर हम कंट्रोल करते हैं कि व्हाट इज कमिंग इन और उसके बाद उसकी प्रोडक्शन होती है और फिर मार्केट में कंज्यूम होता है, तो गवर्नमेंट उसके ऊपर रेप्लिका टैक्सेस लेती है ऑन एवरी वैल्यू एडिशन। लेकिन जिस वक्त हम इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस लगा के और रेगुलेशंस लगा के उसको महंगा कर देते हैं तो फिर सस्टेनेबल नहीं रहता। इनका कमेंट एज अ बिजनेसमैन इज परफेक्टली फाइन, लेकिन आप गवर्नमेंट की तरफ से अगर आप गवर्नमेंट व्यू देखें
तो उनके लिए एक बहुत बड़ा रेवेन्यू है जो बड़ी इजीली उनके लिए अवेलेबल है। यदि इम्पोर्ट में कोई चीज आई और आपने टैक्सेस दे दिए, दिस वुड हैव अ वेरी बिग हार्ट एंड करेज फॉर एनी गवर्नमेंट टू चेंज दिस पॉलिसी के जनाब आप इसको रैशनल करें, रिड्यूस करें एंड मेक सम अदर एवेन्यूज। इट कुड बी वेरी पॉसिबल। सॉरी मैं इंग्लिश में शुरू हो। इसकी बहुत बड़ी अच्छी बात ये होगी कि सी पैक के जो इन्वेस्टमेंट हो रही है, गवर्नमेंट अगले 3, 4, 5 सालों में टैक्स रेवेन्यू और सर्कल उससे रिकवरी करे और अपनी लोकल पॉलिसीज को रिड्यूस करे फॉर लोकल बिजनेस। दैट वुड बी। मैं फर्स्ट उसमें ऐड करूं सर सॉरी मैं बीच में कट कर रही हूँ, बट अगर एक लोकल फॉर एग्जाम्पल हमें एक चीज चाइना से सस्ती मिल रही है और यहाँ से हमें सेम क्वालिटी की चीज महंगी मिल रही है, हम क्यों लेंगे? बिल्कुल सही बात है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि बाल बनाने के लिए 10 रुपए की कंघी होती है ना, आप लिबर्टी जाए तो छापे में बेच रहे होते हैं, वो चाइना में बनती है, चाइना में मैन्युफैक्चर उस पर कमाता है, वहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर कमाता है, पाकिस्तान का होलसेलर कमाता है, उसके बाद छापड़ी वाला भी कमाता है, और हमें 10 रुपए में मिल रही होती है। आप पाकिस्तान में 10 रुपए की बनाने का सोच भी नहीं सकते। 2-3 फैक्टर्स: इकोनॉमीज ऑफ स्केल, गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ रॉ मटेरियल। जैसे कौन सा आपने बात की कि हमने रॉ मटेरियल जब घर लेके आना है उस वक्त भी बहुत महंगा है, और हमारी अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट भी उसके ऊपर इतनी हो जाती है। चाइना ने अपने $16 ट्रिलियन का रिजर्व क्रिएट इस तरह से किया था कि उन्होंने स्मॉल डैम्स बनाए थे, इलेक्ट्रिसिटी जो इंडस्ट्रियल जोन बनाए उनके लिए फ्री कर दी। एक कंडीशन थी कि जो कुछ आप बनाएंगे एक्सपोर्ट करें। दैट इज द पॉलिसी ऑफ नेशन। हमने वो चीज वहां तक हम पहुंच ही नहीं सके, इसलिए वो 10 रुपए की कंघी हम बनाने का सोच ही नहीं सकते, क्योंकि रॉ मटेरियल ही हमें 9 रुपए का घर पड़ेगा। दैट इज द इशू। सर सॉरी एक चीज और, मैं इस पे एक चीज ऐड करूंगा कि ये सेल में रखिएगा। देखें, हर कंट्री की अपनी एक पॉलिसी होती है। मैं आपको 10 साल पहले का एक सेशन हो रहा था और उसके अंदर एक फॉरेन स्पीकर था और उसने आके एग्जांपल कोट की, तो उसने बात की, उसने कहा कि मैं एक स्टोर घूम रहा था, यूरोप के स्टोर में गया और मैं देख रहा था कि हर चीज पे मेड इन चाइना लिखा हुआ, और मैंने स्टोर वाले को कहा कि जरा कैटलॉग लेके आओ। तो जब मैंने कैटलॉग को पलटा तो उसके आखिर में भी लिखा था प्रिंटेड एट चाइना। यानी ये एक उस कंट्री की फ्रैंकली उसने वो प्रोडक्शन अचीव करने के लिए, मतलब मैं कई दफा कहता हूँ चाइना हमारा बहुत अच्छा मुल्क है, यस, लेकिन हमारी इंडस्ट्री को जो लॉक लगता है वो मेड इन चाइना होता है। यानी ये बेसिक प्रॉब्लम जो हमारे साथ हुआ कि इस वक्त जो सोसाइटीज है वो कंजम्पशन बेस्ड सोसाइटीज है। इस वक्त तो नंबर गेम है, हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है, कितनी बड़ी कंज्यूमर सोसाइटी है, हमारा अपना मैन्युफैक्चरर हो तो वो लेके चले। फ्रैंकली आज खलील जिब्रान ने बहुत पहले लिखा था, आप पढ़िएगा, द पिटी द नेशन व्हिच वियर्स द क्लॉथ व्हिच इट डज नॉट वीव। क्या उस वक्त, यानी ये क्या विजन था उस वक्त कि भाई मैं अपने रिसोर्सेज, आज तो मैं पसंद करता हूं कि मेरा बच्चा खाना भी जो है ना वो इंपोर्टेड, जो वो बर्गर आते हैं वो वहां से खा ले, हमारे यहाँ ड्रिंक्स इंपोर्टेड आ रहे हैं, तो हम किस सोसाइटी में मूव हो रहे हैं फ्रैंकली। तो फिर हम फिर ट्रेडिंग सोसाइटी रह जाएंगे, यस, फिर हम सर्वाइव कर जाएंगे, हमने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर देनी है तो हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जाएगी। आज कंघी 10 रुपए की आती है और अपनी कंघी 20 रुपए की आती है। तो यस, रेगुलेटर को चाहिए तो वो यहाँ पे रेगुलेशन ऐसी लेके आए कि मेरे लोकल मैन्युफैक्चरिंग की कॉस्ट और इंपोर्टेड की कॉस्ट जो है वो बैलेंस हो जाए और इंपोर्टर को अनड्यू एडवांटेज ना हो, क्योंकि उसका कंट्री तो उसको एक्सपोर्ट रिबेट भी दे रहा है, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्री दे रहा है, उनके यहाँ पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, जो लेबर उनके यहाँ आज भी चीप है, हमारे से चीप है। क्यों? उनकी पॉपुलेशन इतनी बड़ी है और उनके यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली सस्ती है। हमारे यहाँ कॉस्ट ऑफ लिविंग भी महंगी है, जिसकी बेसिस के ऊपर आपको लेबर भी महंगी करनी पड़ती है, तो लैंड कॉस्ट महंगी है, हर चीज। हमने तो बिल्कुल, हमारे यहाँ तो फ्रैंकली हम तो सब, मतलब हम प्रॉपर्टी डीलर हैं, हम सोच उसी के साथ चलते हैं और उसी के साथ सारा कुछ ऑपरेट कर रहे हैं बिजनेस को। तो दैट इज रिक्वायर्ड टू बी अमेंडेड, हमें अपने आप को रेक्टिफाई करने के लिए। जो सेकंड आपका कमेंट था वो मैं उस पर जवाब थोड़ा सा दे दूं। जैसे गर्मी आती है तो आपको आम याद आ जाते हैं, तो बजट आता है तो टैक्स ही याद आएगा, मतलब टैक्स के अलावा मैं आपको बजट के अलावा आपकी बात में करूंगी। सर उमर ने जो बात की थी कि जो सी-पैक से रिलेटेड बात हो रही थी, सर मैंने रिसर्च पेपर लिखा, इसलिए मुझे चीजों ज्यादा पता है इसके ऊपर। आप बात कर रहे थे कि ये प्रोपोर्शन डिसाइड होनी चाहिए, मैं कम्प्लीटली एग्री करूंगी, क्योंकि
جہاں سی پیک بنا ہے وہاں اس کے پاس جو لینڈ ہے جدھر ریزیڈنسی ہوئی ہے وہاں پہ ہاف حصہ چائنیز کمیونٹی کے لیے نومینیٹ کر دیا گیا ہے جہاں چائنیز کمیونٹی بن رہی ہے اور 20 ملین چائنیز وہاں رہنے والے ہیں. اور دوسری سائڈ پہ جو بھی لوکل کمیونٹی ہے اس کو کچھ پتا ہی نہیں ہے کہ اس پلیس کا بھی کیا ہوگا. آپ گراؤنڈ ریئلٹی کی کس شہر کی بات ریفر کر رہے ہیں؟ سر میں سی پیک کی بات سی پیک کا پورشن سٹارٹ ہوتا ہے پنجاب سے لے کے گوادر تک. سر میں شیئر کروں گی, میں ای میل کر دوں گی میرا ریسرچ ورک ہے. قرۃ العین پلیز آپ ریسرچ پیپر شیئر کیجیے گا کیونکہ سی پیک تو ابھی بنا ہی نہیں, بن رہا ہے. اور سی پیک کا جو انٹرنیشنل میڈیا میں جسے ایریا آف کرائم کہا جاتا ہے ٹیکنگ علی وہ گلگت بلتستان کو کہا جاتا ہے. 20 ملین 2 کروڑ لوگ کا مجھے واپس آ گئے. Do you know the land area? سر ویسے گوادر کی بات کریں یہ بات کس سے اچھا اب دوسری چیز جو ہے جو آپ نے بات کی یا ویسا بھی بات کر رہے تھے with due regard I would tend to agree with what کمال صاحب نے said اور مونیل نے بھی اس کو ریڈ کیا. دیکھیے دنیا کی اکانومیز ایوالو ہوتی رہی ہیں, ہر کنٹری کا کوئی یو ایس پی ہوتا ہے. کوئی ریزن ہے کہ یورپ مینوفیکچرنگ نہیں کر رہا, امریکہ مینوفیکچرنگ نہیں کر رہا. آپ مجھے بتا دیں آپ کی کمپیٹنس ان سے بھی زیادہ ہے, ٹیکنالوجی ان سے بھی زیادہ ہے, ہیومن ریسورس میں انویسٹمنٹ ان سے بھی زیادہ ہے. کیا ان کی اکانومیز بند ہو گئی ہیں؟ یہاں یہ ہمارے بھائی نے جو بات کی تھی نا تھوڑا ویژن دینا پڑتا ہے. ہم بدقسمتی سے میں محسوس ہوں نا وہی رٹی رٹائی چیزیں ون ڈے آفٹر دی ادر ہم سب وہی دوہرا رہے ہوتے ہیں. تھوڑا ذرا آؤٹ آف باکس ہمیں سوچنا پڑتا ہے. دیکھیے پہلی انڈسٹریل ریولیوشن آئی ایگریکلچر سے آپ شفٹ ہو گئے انڈسٹری پہ, پھر اسپیشلائز ہوئے ٹوورڈز مینوفیکچرنگ, پھر اس سے آپ گئے سروسز پہ, سروسز سے فائنینشیل سروسز, اس سے دنیا گئی ان ملکوں کی بات کروں جنہوں نے اپنی اکانومیز ڈیولپ کی آئی ٹی کے اوپر. اب گیم چینجنگ ٹیکنالوجیز کا دور ہے جو ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ریفر بھی کیا. ہمارا حساب یہ ہے کہ ہم وہ چھوٹے چھوٹے پیریڈس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور پورے پورے بات ہمیں نظر نہیں آ رہے. کچھ سیگمنٹ ایسے ہیں ٹیکنالوجی کے, لیٹ می بی بروٹلی آنیسٹ ہیئر, ویدر سی پیک ہو نہ ہو وہ آپ کو بند کرنے پڑیں گے. دنیا میں کوئی بھی کمپیٹ نہیں کر رہا مینوفیکچرنگ میں چائنا سے. However, the good thing for the manufacturing sector is just last week Chinese president نے اپنی پالیسی کی, ان کے فائنانس منسٹر نے انہوں نے کہا ابھی تک ہماری پالیسی تھی ٹو بی دا مینوفیکچرنگ کنٹری آف دا ورلڈ, مینوفیکچرنگ بیک یارڈ, کہ پوری دنیا کی مینوفیکچرنگ ہم کر رہے تھے. اب میں پالیسی دے رہا ہوں کہ وی ول لیڈ ان ٹیکنالوجی. آہستہ آہستہ یہ جو ہم نے اسٹرکچر بنایا ہوا ہے اس کو ہم ریپلیس کرنا شروع کریں. اس میں سرٹن ہمارے سیگمنٹس ہوں گے جن کو ہم ایوالو کر سکیں گے, لیکن اس میں سے کچھ نہیں ہم کر سکتے اگر ہم اپنی ہیومن ریسورس میں انویسٹ نہیں کریں گے, اپنی ٹیکنالوجی میں نہیں کریں گے. دس مسٹ بی این آئی اوپنر جو کمال صاحب نے کہا. وی آر آل پراؤڈ فاسٹ لیٹسٹ ٹیکنالوجی لے کے آیا, لیکن دنیا کے 34 سال بعد یو آر ٹاکنگ اباؤٹ کمپیٹنگ, جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی پہ کہہ رہے ہیں ان کی آپ کی کاسٹ میں کیا فرق ہوگا. میں اس میں نا آپ سے گوادر والا سوال اس پہ آتے ہیں, میں اس میں آپ سے نا ایک انسیڈنٹ شیئر کر کے مونن صاحب سے کر رہے ہیں. میں چھوٹا سا تھا, میرے والد صاحب نے مجھے سیکنڈ ورلڈ وار کا ایک واقعہ سنایا تھا. جاپان میں 2 ایٹم بم گر چکے تھے. تھوڑا آپ جاپان پہ اسٹڈی کریں, وہاں ایگریکلچر بھی نہیں ہوتا, والکینوز بے تحاشا ہے, چھوٹے چھوٹے جزیروں کا مکسچر ہے. تو ان کی کاؤنسل نے آپس میں بیٹھ کے میٹنگ کی, کاؤنسل آف ایلڈرز, کہ اب کیا کریں. نہ ہمارے پاس ایگریکلچر ہے, نہ ہمارے پاس معدنیات ہے, نہ پراپر لینڈ ہے, والکینوز ایرپٹ ہوتے رہتے ہیں, 2 ایٹم بم گر رہے ہیں, کیا کریں. ایک چیز ہے ہمارے پاس, لوگ ہیں, ہیومن ریسورس, ان میں انویسٹ کرو اور ڈیولپ کرو, اینڈ دی ریسٹ از ہسٹری. میں صرف 2 باتیں ختم کروں گا کہ ہم جہاں تک پہنچے ہیں یہ اللہ کی بہت مہربانی ہے. ہم شروع سے ایک اور اکانومی جو ہم ہر وقت بھول جاتے ہیں. ہم سب باتیں کرتے ہیں, ہمیں بریدنگ اسپیس سی پیک سے مل رہی ہے, آن گراؤنڈ لوگوں نے کچھ نہیں دیکھا.
मुझे लकीली एक प्रोजेक्ट में फॉरेस्ट सर्व करने का मौका मिला पंजाब से ग्वादर तक। मैं लोगों के साथ रह के आ रहा हूँ। इस चंद एक सारी की सारी बातें बनी हुई हैं। वो बात की उमर ने बिल्कुल ठीक है, इसकी वजह से हमारी कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो गई। पंजाब में 2 नए सिटीज बन रही हैं, कुछ ना कुछ पोर्शन 25% की मैन्युफैक्चरिंग का हमारे पास शिफ्ट होना है। एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगी, टैक्सेशन भी होगी, मुल्क भी डेवलप करेगा। Inshallah. We have many questions. Please keep your questions very short and the answers very short. जी, Jamshed Hayat, I'll keep it brief in second. I have actually 3 questions. Two के ऊपर I would require a little elaboration और एक के ऊपर एक comment है. And my question, first of all, in fact 2 of them are directly to Avesa. You've been talking about restrictions for non-filers given within this budget. तो उसके ऊपर I had a question कि with regards to one specific portion, I was reading an article as well, automobiles के ऊपर, like you cannot own a new automobile if you're a non-filer going forward. This thing goes live after 1st of July, right? उसके ऊपर I was reading an article where we are all suffering from premiums being charged on automobiles right now, जिसके ऊपर 1-2 लाख रुपया own है. And the concern of the automobile industry was that we've been trying to reduce it to the max, and with this thing going forward, this will only encourage those people who are filers to buy products, to buy our vehicles and resell it, of course, on premium. So it will serve as a counter narrative. So I would require a little elaboration because you said that this is a good thing. Maybe you might want to clarify. And another good thing, I'm delving into the industry of tax. I have no prior experience, but because of my qualification, I do know a little about tax. I happen to file a few taxes for some companies. उनकी अगर मैंने पुरानी पिछले सालों की फाइलिंग मैंने देखी है तो their financial statements which they presented या फिर submitted to the FDR, they were manipulated, right? So I just want to have a little bit insight into what policies which are there in place by FDR, or for instance, for that matter, audits, tax audits which are done. What is the criteria for that to check this manipulation? So, and the last thing, which was generally just a comment, which would be required. Do you guys, like this goes out to the President, Lord Bar Association, you sir, do you think that these tax slabs which have been recommended exposed at 1.2 million, would they be worse following this year of election, or what would that be? Any comment on that would be Yes, sir. Pretty. First of all, आपका motor vehicle का जो है, that is a right concern basically. ये concern ये हम already, क्योंकि जब बजट के बाद भी हमारी एक सिटिंग हो चुकी है बोर्ड में चेयरमैन के साथ, और उसमें हमने ये रेज किया था कि आप, क्योंकि अभी जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हुई है वो यही हुई है कि अगर नई गाड़ी की जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन जो भी वो ओनली फाइलर के नाम पे होगी, और अगर जो सेकंड वो सेल करता है वो सेकंड जो ओनर होगा वो हो सकता है। तो जिसमें हमारी यही था कि इसको कोई टाइम बाउंड भी किया जा सकता है कि 1 ईयर या 2 इयर्स तक की जो पुरानी गाड़ियां होंगी वो भी ओनली फाइलर के पास जाएगी। यानी इस पे ये एक दायरा है, रास्ता है। लेकिन आप ये भी गौर करें कि दिस इज द फर्स्ट टाइम जो रिस्ट्रिक्शन इम्पोज हुई है, क्योंकि ये वो सोसाइटी है जिसके अंदर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी और आप कोई भी चीज दे सकते थे। तो उसको इम्प्लीमेंट करने के स्टार्टिंग फेज में प्रॉब्लम आते हैं। यस, विद द पैसेज ऑफ टाइम ये रिस्ट्रिक्शन फिर रिस्ट्रिक्ट और हो जाती है और उसमें जाके ये करेक्ट होगी। क्योंकि शुरू में इसमें और भी कई प्रॉब्लम है, मतलब लाइक लीजिंग अगर कंपनीज करती हैं तो वो लीजिंग कंपनी जो फाइलर होती है वो सारी हो जाएंगी। तो इस तरह के हैं इश्यूज जो इसमें एड्रेस होंगे। सेकेंडली, आपका जो ऑडिट के हवाले से क्वेश्चन है, फ्रेंकली मतलब ये तो क्योंकि ऑडिट जो हो रहे हैं वो एज पर पॉलिसी सिलेक्शन या वो चीजें हैं। अब अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि वी आर ऑल प्रोफेशनल्स। हम अगर बिजनेस का कोई चीज देख रहे हैं, देखें यस हमें गलत काम नहीं करना, पहली बात ये है। यानी ये मेरे प्रोफेशन की पहली रिक्वायरमेंट होती है कि जब मैं एथिक्स का पढ़ता हूँ तो मुझे फेयर रहना है हर चीज के अंदर रहते। लेकिन जब मैं एम्प्लॉय हूँ और अगर मेरे नोटिस में कोई चीज आ रही है मैनिपुलेशन, तो इट इज नॉट माय ड्यूटी कि मैं उसे जाकर पॉइंट आउट करूं और मैं रेज करूं किसी डिपार्टमेंट को। यस, डिपार्टमेंट के अपने मेथड्स हैं जिसमें डिपार्टमेंट उनको ऑडिट कर सकता है, सेक्शन 177 अमेंड कर सकता है। डिपार्टमेंट कमिश्नर की सिलेक्शन का मेथड है, उसके अंदर अगर कोई टेस्ट होता है और वहां कोई चीज आती है तो वहां पे ड्यू जो टैक्स लायबिलिटी होगी वो वहां पे कैलकुलेट हो सकती है। सो दैट इज बट दैट मैटर शुड बी लेफ्ट फॉर द डिपार्टमेंट।
इंस्टेंट मैं बीइंग एन अकाउंटेंट आप आएगा, क्योंकि ये मेरी एक यानी बीइंग अ टैक्स कंसल्टेंट फ्रैंकली ये बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आपके पास बिजनेसमैन जो होता है वो हर चीज आके बताता है, उसमें गलत सही हर चीज बता रहा होता है। कुछ और वहाँ प्रोफेशनल आपकी जो ड्यूटी बीइंग ए प्रोफेशनल है कि यस बी फेयर विद योर प्रोफेशन, लेकिन किसी की कोई चीज क्या है उसके ऊपर आपकी ड्यूटी नहीं है कि आप उसको जाएं और उसको ठीक करवाएं, दैट इज नॉट योर पार्ट। जी सर, प्लीज। My name is Umar Saeed. I'm a fellow member of ACC. First, I have a comment, then a small question. पहले तो it's very appreciated, बहुत अच्छी बात है कि we have all three bodies and the tax bar together. So that's very appreciable thing कि this thing और ये आगे चलता रहना चाहिए और एक combined effort से we can have our say And the chamber. and chamber definitely. And I have a question from general panel. We have a Sharia rules, we have seen Islamic states doing great. What combination or linkage we can propose in our system, in our budgetary process, कि हमारे जो main issues हैं, जो कि we have seen अगर उम्र का अगर हम time पढ़ते हैं, that was the best time and world is even following that. So how we can bring in those rules and link that with our system, and what are possibilities and what are any development being done on that part? ज़कात का system लाते हैं, उसकी क्या है? तो इस context में हम कुछ काम हो रहा है या होने जा रहा है? What's that? मतलब आप एज अ फ्रॉम बिजनेस पर्सपेक्टिव आप क्या देखते हैं इसको? हाउ बिजनेसमैन थिंक दिस वे? आपने शरिया की बात की, मैं एक लाइफ पहले गुजार चुका हूँ जिसमें मैं 15 साल इस्लामिक बैंकिंग की। शरिया लॉ मैंने एज ए लॉयर पढ़ा भी है, तो थोड़ा सा मुझे मैंने कहा इस्लामिक बैंकिंग की बात देखिए, ये जो है ना बड़ा ही आपका एक थ्योरेटिकल लेवल क्वेश्चन है, लेकिन रेलेवेंस टू जो आज डिस्कशन हो रही है उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लिंक बनता है। जो पूरी दुनिया में जो टैक्स का निजाम का एक बड़ा इम्पोर्टेंट एक ऑब्जेक्टिव है वो है टू यूज दैट टू हैव द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ फ्रॉम हैव्स टू हैव नॉट्स। तो फेयर सिस्टम जब आएगा तो उसमें ये भी एक उसका ऑब्जेक्टिव होगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट खुद एक्सप्लॉइटर बनी हुई है, ठीक है, तो एक्सप्लॉइटर को डील करने के लिए फिर हर बंदा कहता है मैं भी थोड़ी सी एक्सप्लॉइटेशन कर लूं तो कोई नहीं जायज है, मुझसे तो एक्सप्लॉइटेशन पहले होगी। तो हमने कल्चर ऑफ एक एक्सप्लॉइटेशन क्रिएट किया है थ्रू दिस सिस्टम। तो जो हमारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की होती है कि वो एक सोसाइटी में एक सोशल वेलबीइंग के लिए अपना जो है एजेंडा देते हैं। वो आपको किसी गवर्नमेंट पॉलिसी में थ्रू नजर नहीं आता, इस बजट में भी नजर नहीं आता। तो आपका क्वेश्चन का सिंपल आंसर ये है कि जब हम बेसिक अपना इकोनॉमिक जो हमारा सिस्टम है उसको हम फेयर एंड जस्ट बनाएंगे तो इट विल हेल्प क्रिएट अ फेयर एंड जस्ट सोसाइटी, ठीक है, और इंशाल्लाह देन वी विल मूव टुवर्ड्स द डायरेक्शन व्हिच यू आर in, इंशाल्लाह। Assalamualaikum everyone. My name is Uzair Safdar. I represent Allied Bank Limited. My first comment for the panel is undocumented business हमने बहुत highlight किए हैं। क्या कभी हमने इस चीज के ऊपर गौर किया है कि क्रेडिट लेने जो businesses जाते हैं undocumented business, I'm talking about those, वो ऑलमोस्ट अगर हम देखना चाहें तो अगर मंडी में कोई 50% के ऊपर भी वो बोरो करने के लिए रेडी होते हैं। हम इस चीज के अवेयरनेस में भी क्रिएट कर रहे हैं कि भाई बैंक से आप लेके जाओ, आप 10 नहीं 12 नहीं मैक्सिमम प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कितने पे आप कर लोगे? क्या हमने इसके ऊपर कभी कुछ सोचा? एंड सेकेंडली अनदर क्विक कमेंट, the percentage of unbanked population in Pakistan, it's almost about 15% right now. How do you see that going forward, and what opportunities do you think the banking sector has in this budget? Thank you. मैं इसमें आपको शेयर कर लेता हूँ। एबीएल में बाय चांस आप एबीएल का जिक्र कर रहे हैं, अलाइड बैंक ने बड़ी अच्छी एक स्टडी की है। एक और फोरम पे पॉलिसी एडवोकेसी की मैं कमेटी में हूँ, तो उसमें हमने डिस्कस की थी।
on our debt GDP ratio. और उसमें चैलेंजेस क्या है? और बड़ा एक चैलेंज ये इनफॉर्मल इकोनॉमी में होता है, और उसकी कॉस्ट जैसे आप मेंशन कर रहे हैं कि पीपल आर पेइंग ह्यूज कॉस्ट फॉर दैट. देखिए, जो मैंने पहले क्वेश्चन का जवाब दिया था, इसका जवाब भी करिए कि जब आप सिस्टम को इतना मुश्किल बना देंगे, जैसे वैसे सब जिक्र कर रहे थे प्रेजेंटेशन में, कि ये खुद कहते हैं कि हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है बहुत सारी कंप्लायंस की चीजों को हर वक्त अपने फिंगर टिप्स में रखना और समझना और उसके ऊपर एडवाइस देना. तो जो छोटा बिजनेसमैन है या एसएमई है, वो एक बड़ा सिंपल सी कैलकुलेशन करता है. कैलकुलेशन ये करता है कि मेरी कॉस्ट ऑफ कंप्लायंस क्या है और कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या है. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ नॉन कंप्लायंस कहता है ठीक है, ये गुजारे माफी है, ये मैं दे देता हूँ. ठीक है, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि बहुत ज्यादा बिजनेस ग्रोथ ना होने की वजह हमारे जो हम सो कॉल्ड कहते हैं सेल मेंटालिटी बिजनेसेस, और उसकी एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस भी हमारा ये एक सिस्टम बन गया है, जो हमारा टैक्स सिस्टम. दैट्स वेयर आई थिंक द प्रॉब्लम इज. एक चीज जस्ट ऐड करूंगा इनकी बात में कि ये जो ये हमारा जो सिस्टम है फ्रैंकली मतलब एक तो सिस्टम कॉम्प्लेक्स है जैसे कुमार साहब कह रहे थे, और दूसरी तरफ नॉन कंप्लायंट की पूरी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है. यानी हम अगर यहाँ पे यानी गवर्नमेंट ये भी नहीं कंट्रोल कर सकी कि ओके नॉन कंप्लायंट की अपॉर्चुनिटीज को ही क्लोज कर सके. दो ये पॉइंट बड़े वैलिड और देखा बैंकिंग सेक्टर में अगर इसको सेल भी कर रहा है लाइट में, तो इसको कुछ ऑलरेडी सेमिनार इवेंट्स कर चुका हुआ है जिसमें वो ये चीज कर रहे हैं कि अगर आप कंप्लायंट हो जाते हैं तो आपको फाइनेंसिंग जो कि वो कंपैरेटिवली चीपर प्राइस के ऊपर मिल जाएगी. लेकिन जाहिर है लोगों के लिए फाइनेंसिंग इज नॉट द ओनली वन फैक्टर जिसकी बेसिस के ऊपर वो कंप्लायंस करना शुरू कर देंगे. तो ये जाहिर है पैसेज ऑफ टाइम उसमें शायद इंप्रूवमेंट होगी. मेरा नाम है सुजीत मलिक है और मैं एक मेंबर. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक एसीसी फॉर अच्छा फोरम दिया, बड़ा पैनल में बड़ा जबरदस्त बड़ा अच्छी डिस्कशन चल रही है. सर अभी पिछले क्योंकि बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ द फाइनेंशियल स्टडीज और इन टैक्स मैटर्स को अभी इस बजट में जो प्रीवियस बजट में भी देखा गया टैक्स नेट को बढ़ाने पर जोर दिया गया, टैक्स बेस को बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से एग्जिस्टिंग टैक्स पे बहुत ज्यादा लोड आ रहा है. अच्छा, जहाँ तक ये सैलरी की, तो सैलरी को फर्स्ट टाइम मेरा तो 4-5 सालों बाद 4 लाख की स्लैब को चढ़ा दिया, जो कि जब प्रोसेसिवली भी इंक्रीज होती है 1.5 लाख, तो शायद भी 8-10 हज़ार तो वैसे ही होती है. और इस पर एक कमेंट मेरा ये है कि जो लोकल बिजनेसमैन है सर, ये पता नहीं क्यों थोड़ा सा रिस्क अवर्स है. अभी अगर देखें तो थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिकली चेंज आ रहा है, काफी बड़े बड़े वेंचर हो रहे हैं, जैसे कि बिल्डर सेक्टर का एक वेंचर हुआ है और भी सुतैन ग्रुप का एक वेंचर हुआ है, यूनाइटेड वालों ने गाड़ी लॉन्च की है. इसका मतलब पोटेंशियल है यहाँ पर मार्केट के अंदर, थोड़ा सा उसको देखा नहीं जा रहा. सब लोग एक डायरेक्शन में जरूर जा रहे हैं. जब बाइक आने पे सबने बाइक आना शुरू कर दी, तुम साइकिल का काम है, सबने सब साइकिल की तरफ चल पड़े. फिर काफी नए वेंचर्स हैं, काफी नई चीजें हैं जिनको देखा जा सकता है, जिन पे वर्कआउट किया जा सकता है, लेकिन उसकी तरफ मूवमेंट उस तरह से हो नहीं रही. लोकल बिजनेसमैन अभी भी उस तरफ नहीं जा रहा है. बहुत ही कम बिजनेसमैन हैं, बिजनेसेस हैं जहां पर अभी तक भी ईआरपी प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड नहीं हुआ. तो ये मेरा है, इसका काइंडली जरा आप लोग बता दें. Thank you. This is wonderful. This comment. मैं इसको इस तरह से conclude करूँगा कि I think lack of awareness or this is how the culture of society is. जी, last question. Yeah. My name is Ishan. और मेरा क्वेश्चन ये है कि टैक्स इंसेंटिव में ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी होनी चाहिए. अभी सैलरीड पर्सन को हमें इंसेंटिव मिल गया, सर ने तारीफ दी, किसी ने पूछा ये जो रेवेन्यू जो यहाँ से लॉस है ये पूरा कहाँ से होगा. ठीक है, और कोई इकोनॉमिक एनालिसिस किसी ने कुछ पेश नहीं किया, और सिंपल ये बताते हैं अब पैसे हैं जो इकोनॉमी जो रेवेन्यू में नहीं आएंगे वो इकोनॉमी में कहाँ जाएंगे. तो मेरा कमेंट इसमें होगा कि आर यू वरीड अबाउट दिस. ये तो सरकार का काम है, उसने अगर दिया रिलीफ तो उसने इनडायरेक्टली 2 से 3% जो अनरजिस्टर्ड वाला सेल्स टैक्स बढ़ाया है वो रेवेन्यू वहां से भी रिकवर करेगा. आपको मिठाई मिलती बैठे घर चले जाएगा. इसकी पॉजिटिव साइड है. आप शायद इस चीज को मिस कर रहे हैं. जिस बंदे की 40-50 हज़ार रुपया इनकम उसकी बढ़ जाएगी तो क्या करेगा? वो तो चीजें कर सकता है.
या तो सेविंग करेगा डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेनिफिट, ठीक है, या वो स्पेंड करेगा अगेन डायरेक्टली गवर्नमेंट को बेनिफिट इन केस इन शेयर ऑफ मोर सेल्स टैक्स। तो अल्टीमेटली पूरी दुनिया में सर्वे यही कहते हैं कि व्हेन यू रिड्यूस द टैक्सेस यू एक्चुअली इंक्रीज द रेवेन्यू बिकॉज़ फ्लो ऑफ ट्रांजैक्शंस बिजनेस बढ़ता है। मैं क्विकली शेयर कर दूं तमाम भाई इसको करेंगे। इस पे मिफ्ता से हमारी बात हुई थी एसीसी के बजट प्रपोजल में, एंड ही शेयर्ड कि एफटीआर हैज एस्टिमेटेड द कॉस्ट ऑफ दिस मूव टू बी 90 बिलियन, जिसमें से दे आर एस्टिमेटिंग द रिकवरी बाय अदर मोड्स सेल्स टैक्स एटसेट्रा will be between 30 to 45 billion. So the net cost would be 45 billion. लेकिन जिस तरह कमाल साहब ने यहाँ पे आपको शेयर किया कि जब वो स्पेंडिंग होगी या सेविंग, तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटी ग्रो होगी that could be compensated. फिर हम एक हमारे पास ऑनलाइन भी क्वेश्चन है। We have only one question and that's asked by Amjad Razak. How the government will make the increased direct taxes amount as compared to last year figures despite increase in the ruling tax rates of salaries person and companies? अभी मेरा नहीं होता, मैंने आपको इस पे कमेंट कोई बात नहीं, आप और इसमें वो जो हमारा ज्यादा फोकस वो भी हुआ है ना कि नॉन फाइलर गवर्नमेंट एक्सपेक्ट कर रही है कि नंबर ऑफ फाइलर्स बढ़ेंगे ड्यू टू इम्पोजिशन ऑफ रिस्ट्रिक्शन के, ये प्रॉपर्टी वाला व्हीकल वाला वहाँ पे भी होगा लिटिल बिट, यानी जो आपका बाकी सेल टैक्स वगैरह इंक्रीज आ रही है वहाँ से होगा, तो ये इन्हीं मेजर्स के थ्रू दे आर एक्सपेक्टिंग क्योंकि फोकस वो कहते हैं ना at the end of the day one who is winner in casino is casino, so let it be this way. Okay, last question. Thank you very much. My first question is from the talk of Sir Sajid, that how we can bring certainty in people for registering as a filer to file their annual returns. Because क्योंकि मुझे being a manager in one of the pharmaceutical company, I'm facing problems when I ask my employees to register them as filer to file their return on an annual basis. तो मुझे एक common question होता है कि what are the benefits for filing my return, although I'm not that इसकी सैलरी नहीं है. And my second question is from the talk of Sir Mohammed Awais. आपने डिस्कस किया था about the economic zone, tax-free economic zones, like in Faisalabad and Gujranwala. So what are the reliefs in tax which we can get for 10 years in these zones? मैंने आप quickly इनके first question पे कमेंट रिपीट करेंगे आपका सैलरी जो टैक्स रिटर्न फाइल करने का फायदा है। क्वेश्चन फाइलर नॉन फाइलर का ये कॉन्सेप्ट ही लाया इसलिए गया कि लोगों में ज़हन में ये था कि मैं टैक्स फाइल करूंगा तो क्या मिलेगा, नहीं फाइल करूंगा तब क्या मिलेगा। मैंने पहले बात जो की पहले ही जोर दे देता हूँ, बात रिपीट नहीं करना चाह रहा था कि हमारी जिम्मेदारी पाकिस्तान के साथ है। पहली चीज लॉ को हम अवॉइड नहीं कर सकते, लॉ को हमने कंप्लाई करना है। हम सारी बातें कर रहे हैं कि डेवलपमेंट हो, ये चीज अच्छी हो, ये अच्छी हो, क्या हम वो जो एक वो रूल ऑफ थंब चल रहे थे घिसी पिटी बातें कि ये नहीं करना चाहिए, करने से चेंज आएगी। उनके सवाल तो वो रहने हैं पहली बात। दूसरी बात ये है कि अब उनको खुद एहसास होगा ग्रेजुअली, क्योंकि इन लोगों के पास, बिजनेसमैन के पास पैसे तो हैं, प्रॉपर्टीज तो जब अगर आप कंसल्टेंट बैठे हो हर साल इन्होंने 2-3 प्रॉपर्टी, इस तरह अवैस भाई ने कहा प्रॉपर्टी बन के बैठे, प्रॉपर्टी तो ये एक्वायर कर रहे हैं। जब इन पे एम्बार्गो बैरियर्स लग रहे हैं, ये 4-5 मिलियन वाला, ये अपनी जो है चीजें जो अपनी गाड़ी नहीं परचेज कर सकेंगे। फिर जब ख्याल आएगा बाद में जाके हमारे बच्चे क्लास स्कूल में पढ़े, इतना टैक्स काट रहा है, ये भी एक जाया होता जा रहा है। असल में टैक्सेशन तो सब कर रहे हैं, उसको स्ट्रीमलाइन करना, उसको यूटिलाइज करना, उसका बेनिफिट लेना जरूरी है। सेकंड सबसे बड़ी बात, हमने कंप्लायंट टैक्स पेयर बनना है, कंप्लाई करेंगे, उसमें ही सबकी बेहतरी है।
Thank you. Very quickly. जिस जोन के ऊपर बेसिकली जैसे इकोनॉमिक जोन जो हमारे बने हुए हैं, इसके अंदर गवर्नमेंट ने एज ए पॉलिसी अनाउंस किया हुआ है कि इनके अंदर जो यूनिट अप्रूव्ड यूनिट है उनको 10 इयर्स की टैक्स फ्री टैक्स हॉलीडे हो, तो 10 सालों तक उनकी इनकम टैक्स की ऑब्लिगेशन नहीं पे होगी। एट द सेम टाइम उनको कस्टम ड्यूटीज वगैरह में भी रिबेट अवेलेबल है कि जब जो इनिशियल इंस्टॉलेशन हो रही होगी तो प्लांट एंड मशीनरी की, तो उसके ऊपर भी इनके जो है रिबेट्स जो है वो अवेलेबल है। तो ये जितने ये फैसलाबाद इंडस्ट्रियल स्टेट वाला जो जोन अप्रूव हो चुका हुआ है, गुजरांवाला अपैरल पार्क अप्रूव है, कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं जो पाइपलाइन में है। इवन उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट ये भी आया हुआ है कि जैसे आप अपना एक जोन डिक्लेयर भी करवा के उसकी अप्रूवल लेकर वो करवा सकते हैं। तो ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का लॉ है, अलग मौजूद है, जोन की अथॉरिटीज हैं जो इस वक्त उसको ऑपरेटिव है और लोग वहां पे काम कर रहे हैं। जी माइक। My name is Mohammed Bilal. Sir, do overseas Pakistanis and foreigners have to become filer as well if they intend to purchase property and motor vehicles? Yes. देखिए ये बड़ा ही एक ट्रिकी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। टेक्निकली देखा जाए जो नॉन रेजिडेंट है उसने वास्ट स्टेटमेंट नहीं फाइल करनी, अब वो ट्रांजैक्शन उसने पाकिस्तान में पैसे तो भेजने हैं, उसकी मजबूरी है। अब इस सिस्टम को एज पर एफडीआर लॉज चैनलाइज करना एक डिफिकल्ट है, या उनको हार्मोनाइज अभी तक हम लोग नहीं कर सकते। जो वैस भाई ने कहा बिल्कुल ठीक कहा, अगर उसने गाड़ी लेनी है, उसने प्रॉपर्टी लेनी है, तो उसने कहना था टैक्स क्यों काट रहा है, मुझे फाइनल बनना है। अच्छा, इसमें क्योंकि ये टॉपिक बोर्ड में हमारा डिस्कस्ड है, हम लोगों ने प्रपोजल दी थी कि नाइक ऑफ होल्डर्स को एक्सक्लूड करें जब ये प्रपोजल आ रही थी बजट, और इस पे एक्सपेक्टेड है हमारी अभी गुफ्तगू उनके साथ मजीद अभी भी चल रही है कि इस पे कोई ऐसा हो या कोई मे बी सेकंड शेड्यूल में क्लास आके या किसी तरीके से इसको कुछ, क्योंकि इसमें सिर्फ हमने कहा था कि बहुत सारे पेंशनर्स हैं जो आपको पूरी उम्र टैक्स दे रहे हैं, उसके बाद पेंशन या वो घर बैठा है वो अगर अर्न करता है तो वो प्रॉपर्टी लेना चाहता है तो उसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है। कोई एग्रीकल्चर इनकम है जो लायबल टू फाइल ही नहीं है तो उनको भी है। तो इसको हमने जो हमारा ड्रेस था वो ये था कि जो पर्सन लायबल टू फाइल रिटर्न है डज नॉट फाइल, इस तरह की कोई डिस्टिंक्शन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये विद द फ्यूचर आई थिंक इस पे काम होगा, कुछ न कुछ प्रपोजल्स आएंगे इसके। मैं इसमें क्विकली ऐड कर दूं, ये बिल्कुल नेगोशिएशंस चल रही हैं प्रपोजल विद एफडीआर। प्रॉब्लम जो है एटीएल तो बहुत आसान है, उन्होंने लिस्ट बना दी है, पता लग गया फाइल नॉट फाइल, इतनी कॉम्प्लेक्स चीज नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती। एग्री एंड द बिल इज सिस्टम बनाना पड़ेगा टू डिफरेंशिएट ओवरसीज एंड दोज हु शुड नॉट बी विद इन द टैक्स लिमिट। तो करना चाहे तो पॉसिबल है, लेकिन राइट नाउ द कैपेसिटी द सिस्टम इज नॉट इन प्लेस। Thank you. Okay, thank you very much. I think we had a very interactive session. Wonderful participation from all of you, and thank you very much to all the panelists. I hand over the mic to Mr. Harun. थैंक यू वेरी मच। और मुझे अवैध साहब की बात याद आ रही थी कि क्वेश्चंस आई थिंक with quite a bit of effort we sort of tried to answer almost all the questions. Very fruitful session. I've kept the best for last, but before that मैं request करूँगा उमर ज़हीर साहब से for very short closing remarks. So Umar sir, please come to the podium and deliver your closing remarks. I've been told to wrap it up within 5 minutes, so I'll be very brief and succinct. First of all, I would like to thank as well as congratulate my own alma mater at ACCA. ये भी उर्दू में करना है या इंग्लिश चलेगी? अब मैं alma mater की उर्दू चाहे होगी। Anyway, ACCA को बहुत ज़्यादा मुबारकबाद कि ये खूबसूरत महफिल आपकी सजाई, और मुझे बहुत खुशी हो रही थी देख के कि ICAP, ICMAP, चैम्बर, लाहौर टैक्स बार, ACCA एक ही आवाज़ से
जो हमारे मुल्क के मसाइल है, हमारी इकोनॉमी के इश्यूज हैं, हमारे टैक्सेशन के प्रपोजल्स हैं, इनको आगे लेके चल रहे हैं। और अच्छी चीज ये है कि इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाने के लिए कमाल साहब ने भी कहा, मोन्नेम साहब ने भी कहा, यहाँ पे हमारे आई कैप के दोस्त अवैध साहब ने भी कहा और आमिर साहब ने भी कहा। और अगर इसी तरह हम इसको आगे लेके चलें तो यकीन जाने और बेहतरी होगी, क्योंकि यूनाइटेड वॉइसेस जो हैं वो सिंगुलर वॉइसेस की निस्बत हमेशा ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे आई एम ऑल्सो ऑनर्ड टू शेयर विद यू, एक बात हुई थी कि ये एक्सरसाइज तो हम हर साल करते हैं, लेकिन इसका फायदा क्या होता है? वक्त की कमी है, मैं डिटेल से तो आपको नहीं बता सकता, लेकिन यहाँ 2-3 प्रपोजल्स की बात हुई थी। सेक्शन 111 की 10 साल से तमाम अकाउंटिंग बॉडीज और टैक्स बार्स गवर्नमेंट को ये प्रपोज करते थे कि मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा व्हीकल है और इसको ओमिट किया जाना चाहिए, और गवर्नमेंट की आरज़ू करती थी। और इसमें मेरिट भी था कि हमारी बहुत बड़ी डिपेंडेंसी है फॉरेन करेंसी की, जो हमें रेमिटेंस है, तो इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल। ACCA इज ऑनर्ड के इस खलीज को पूरा करने के लिए हमने पहली दफा एक आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशन दिया, जिसको फाइनली अडॉप्ट करके फेज मैनर में गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। हमने कहा जी ठीक है, फॉरेन रेमिटेंस पे आपकी रिलायंस है, आप बिल्कुल रखिए, आप टैक्स नहीं करना चाहते बिल्कुल टैक्स ना कीजिए, और जो बंदा बाहर अर्न कर रहा है उसकी सेंस भी नहीं बनती आपके टैक्स की। बट आप एक छोटा सा काम करें, जो शख्स पाकिस्तान में बाहर काम करके पैसा भेजे उसको कोई प्रॉब्लम नहीं ये दिखाने के लिए कि पैसा कहां से आ रहा है। हाँ, जो ब्लैक इकोनॉमी के लिए उसको यूज कर रहे हैं, या इफ आई मे बी अलाउड के जो मॉडल्स बैक करके लेके जा रही है, उनके लिए रास्ता बंद हो जाएगा। दैट वाज अ वेरी प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जो FPR की ऑब्जर्वेशन थी और जो हम प्रोफेशनल बॉडीज को पोज करते थे, एंड अल्हम्दुलिल्लाह दैट हैज बीन इम्प्लीमेंटेड एक स्टेज मैनर। इसी तरह डिफरेंट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स के हवाले से हम प्लीड करते रहे हैं। ये जो टैक्स रेट्स कम होने चाहिए, ये ACCA के साथ दूसरी अकाउंटिंग बॉडीज ICAP, ICMAP, इनके भी हम प्रपोजल देखते रहे हैं, ये भी प्लीड करते रहे हैं, एक फेज मैनर में हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कुछ नहीं होता, एंड इन एनी केस जब हम एक यूनाइटेड आवाज से हमें अपना फर्ज अदा करना है, और यकीन जाने कि जिस तरह आज ये महफिल सजी है, इस तरह हम करते रहे तो कोई वजह नहीं कि ये पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें अचीव ना कर सके। यहाँ पे जी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे ऑनरेबल पार्टिसिपेंट्स हैं। लाहौर टैक्स बार की पूरी कैबिनेट मौजूद है, द प्रेसिडेंट मोहम्मद सुल्तान, वाइस प्रेसिडेंट मोहम्मद रेहान सरवर साहब, our General Secretary Atal Naveed Tyani Sahab, our Joint Secretaries Noman Shahid Sahab and Aneeb Akhtar, our Young Dynamic Finance Secretary Sahab. Stage पे हमारे participants, my very dear friend and one of the most scholarly businessmen I've ever encountered, Kamal Mian Sahab, जो चैम्बर को represent कर रहे हैं, a very dear friend and very good professional no doubt, अवैध साहब। दो हमारे दोस्त जो तशरीफ ले जा चुके हैं, मोहम्मद साहब का तो मैंने शुक्रिया अदा कर लिया, आमिर साहब जो ICMAP को यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे थे, लास्ट बट सर्टेनली नॉट द लीस्ट हमारे बहुत सब्र के साथ लंबी लंबी गुफ्तगू सुनने वाले इरफान साहब, जिन्होंने बड़ी खूबसूरती से सारे सेशन को मॉडरेट किया, और स्पेशली आप सब जो एक वर्किंग डे में जस्ट बिफोर रमजान इस सेशन के लिए, आई नो यू आर ऑल प्रोफेशनल्स, आप टाइम निकाल के आए, हमें उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। आई वुड आल्सो लाइक टू थैंक, यहाँ पे मुझे हमारे एक और करंट अफेयर्स की मेंबर नजर आ रहे हैं, द पार्टनर ऑफ ऑडिट एट प्रो ऑल्बर्ट हुसैन चौधरी, अमीन अली साहब, एक हमारे साबिक MNP मेंबर भी नजर आ रहे हैं उमर सईद साहब, और एक हमारी बड़ी डायनामिक पर्सनैलिटी, अभी नेटवर्किंग पे उन्होंने कुछ ज़्यादा याद करा होगा, अदनान साहब फ्रॉम CFE। So it's good to see all you people here. And in the end, I would like to say that I hope and I know in Sajid's guidance, इस तरह के इवेंट हमारे चलते रहेंगे, and we look forward to having your contribution. Thank you. Thank you very much. I think इतनी गुफ्तगू की हुई है, मेरे ख्याल में बहुत से चैलेंजेस डिस्कस किए गए, लेकिन जो अंडरलाइंग फैक्ट है that wherever there is talent available,
wherever there are such professionals available. We should not lose hope. All these challenges are a part of what we have to gain in the end. मैं चूंकि हमने कोशिश की इस सारी तकरीर को उर्दू में मुनक़िद करने की, मैं अल्लामा इकबाल की एक नज़्म से मैं कोशिश करूंगा पूरा हक अदा करूं। मैं उनकी इस नज़्म से इख्तिताम करना चाहूँगा। मंजिल है आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। सजदों से तेरे क्या क्या हुआ सदियां गुजर गईं, दुनिया बदल दे वो सजदा तलाश कर। ईमान तेरा लुट गया रहज़न के हाथों से, ईमान तेरा बचा ले वो रहबर तलाश कर। हर शख्स जल रहा है अदावत की आग में, इस आग को बुझा दे वो पानी तलाश कर। करे सवार ऊंट पे अपने गुलाम को, पैदल ही खुद चले जो वो आका तलाश कर। So I think if मुसम्मिम इरादा और अज़्म समीम मौजूद हो, तो लेकिन this comes straight from the heart, and हम इंग्लिश के अल्फाज एक कुछ बोलते रहते हैं, doesn't probably come as much from the heart as this did. So अगर वो पैशन मौजूद है, तो जितने हमने challenges आज डिस्कस किए हैं, all of them will turn into opportunities for us. Thank you all very much for your participation. We are now going to very quickly move on to distribution of souvenirs. So may I request Sajid Aslam to please come forward. Khayyam, if you could help us with the souvenirs, please. Okay, may I first of all request the President of the Hot Tax Bar Association, Mr. Monin Sultan, to receive his souvenir and corporate gift from ACCA. Next, I will request Mr. Omar Zahir Mir to come up and receive his souvenir. Thank you. Mr. Kamal Mia, a very learned businessman from the chamber. Thank you very much. Mr. Muhammad Awais, our expert taxation and ICAP representative. Thank you very much. And Mr. Irfan Ilyas for conducting a very, very important. Thank you very much.